तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बार्सिलोना थंपिंग विक्ट्री ओवर नेपोली। कैसे हम लोग फाइनली आफ्टर 3-4 लॉन्ग ईयर्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं यूसीएल के। क्या अच्छाइयाँ रही, क्या बुराइयाँ रही, किसने गोल मारा, कैसे मारा, सब डिस्कस करेंगे, एकदम अच्छे से एनालाइज करेंगे। देन विल मूव ऑन टू अ वेरी बिग रूमर ऑन विराट कोहली दैट ही माइट नॉट बी अ पार्ट ऑफ द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। कितनी सच्चाई है इस रूमर में, क्या इसमें कुछ वैलिडिटी है भी कि नहीं, अगर कोहली टीम में होगा तो उससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, एकदम डिटेल में उसको भी एनालाइज करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स अब जितने पॉडकास्ट आएंगे टिल जून उसमें IPL की बातें तो होनी ही होनी है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर एक्सक्लूसिव सीरीज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन ईच एंड एवरी टीम। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस ऑन एवरी टीम ऑन द इंटरनेट पीरियड। इससे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस और कहीं नहीं मिलने वाली है। सो आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे KKR को, दिल्ली कैपिटल्स को एंड राजस्थान रॉयल्स को। तो भाई इसी बात पे शुरू कर देते हैं पॉडकास्ट को फिर। तो लेट्स स्टार्ट विद बार्सिलोना वर्सेस नेपोली। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स द स्टेक्स वर टू हाई बिकॉज आफ्टर 3 लॉन्ग ईयर्स हम लोग फाइनली राउंड ऑफ 16 में अपीयरेंस बना रहे थे अपनी, एंड यहाँ से हार जाते तो जो ऑलरेडी चावी के ऊपर इतने लांछन लगे हुए हैं वो 2x हो जाते हैं एसेंशली। एंड जितने भी उसके मैनेजरियल डिसीजंस हैं, जो भी उसके हैपनिंग्स रही हैं, जितने प्लेयर्स को उसने सपोर्ट करा है, सारे डिसीजंस पे काइंड ऑफ अब एक काउंटर बन जाता इवन फ्रॉम दोज पीपल हु आर एक्चुअली इन सपोर्ट ऑफ चावी स्टिल टू दिस डेट। आई हैव पर्सनली बीन ऑफ द ओपिनियन दैट ही शुड राइटली बी सैक्ड एट द एंड ऑफ द सीजन। इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करे हैं पहले के पॉडकास्ट में, बट नन द लेस आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट हम लोग आज यहाँ पे जीत जाएं, ताकि अगर इसके बाद क्वार्टर्स में भी हारेंगे ना तो कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा नहीं होगा। सच राउंड ऑफ 16 में हम लोग हार जाते हैं तो फिर वो लगता है कि हम लोग जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस थी सीजन के स्टार्टिंग में वो भी हिट नहीं कर पा रहे। सो इट वॉज वेरी एसेंशियल फॉर चावी एंड बार्सिलोना देयरफॉर टू विन दिस गेम। चाहे वो थम्पिंगली जीते हैं, चाहे वो सर्वाइव करके जीते हैं, बट रिजल्ट निकालना बहुत ज़रूरी था एंड थैंकफुली दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी गॉट टू सी। लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप्स। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग टेक्स थे। बहुत बड़ा इसमें जो एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए एज अ बारसा फैन वो ये थी कि जो हमारे स्टार्टर्स थे कितने सारे, स्पेशली इन द मिडफील्ड, वो सब अवेलेबल ही नहीं थे बिकॉज दे हैव बीन इंजर्ड। सो ज़्यादा कोई चॉइसेस थी नहीं यहाँ पे चावी के पास। ही हैड टू मेक डू ऑफ वट एवर द रिसोर्सेज ही एड एसेंशली। एंड यहाँ पे between the sticks we had Ter Stegen. Back 3 में once again we had Koundé, Araujo and Kubarsi. This was a very interesting pick and as you all might know it paid off really well. Midfield की हम लोग बात करते हैं। डबल पिवट में हमारे पास इस बार क्रिस्टियनसन थे एंड यूजुअली उनके साथ डियोंग होते थे, बट वो भी इंजर्ड है तो हमें गुंडोगान को खिलाना पड़ा। नेचुरली गुंडोगान पीछे खेल रहा था आज, तो थोड़ा सा गेम लिमिट ज़रूर हुआ उसका, बट क्वाइट फ्रैंकली वी डिड नॉट रियली हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस देयर। उसके आगे जो 2 मिडफील्डर्स थे इन दी अटैकिंग मिडफील्डर जोन, वहाँ पे हम लोग को देखने को मिला एक साइड पे रफीनिया था और दूसरी साइड पे फर्मीन लोपेस थे। यहाँ पे भी पेड्री नहीं थे, गावी नहीं थे, तो वी डिड नॉट रियली हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। व्हाट वाज नाइस टू सी वाज कि राइट विंग पे वंस अगेन लमीन यमाल वाज स्टार्टिंग, लेफ्ट साइड पे कैंसेलो थे एंड अप टॉप at least right now deservingly Lewandowski, given the fact that he has had some good form in the past few games. ये बात तो होगा हमारी लाइनअप की। Napoli were also going with the 4-3-3. We were also lining up as a 3-2-4-1 on field. उसमें तो ज़्यादा टैक्टिक्स में चेंज थे नहीं। यूजुअली हम लोग हमेशा हर बारसा मैच में यही देखते आ रहे हैं सीजन, एंड thankfully there was no change in that. I would have personally been surprised अगर हम लोग टिपिकल 4-3-3 के साथ चले गए होते, because on paper 4-3-3 का फॉर्मेशन ही था, but on field it was once again a 3-2-4-1. द इंटरेस्टिंग पार्ट हेयर इज जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, थैंकफुली इस बार हम लोग जागे हुए थे। जेन्युइनली बता रहा हूँ, फ्रॉम द गेट गो विद इन द फर्स्ट मिनट वी हैड अ चांस टू स्कोर। आई थिंक विद इन द फर्स्ट 2 मिनट्स ऑल्सो एक चांस बना था जहाँ पे कुबारसी ने मतलब फ्रॉम वे बैक डीप वहाँ से उसने एक लॉन्ग बॉल निकाल के दी थी, स्पॉटिंग अ ग्रेट रन फ्रॉम फर्मीन लोपेज। ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड बट थोड़ा सा डीरेल हो गया था जाते जाते। एंड इतना एंड टू एंड गेम था ना स्टार्टिंग से। आई एम श्योर यू ऑल वुड अग्री विद मी कि दिस वॉज द गेम ऑफ द राउंड ऑफ 16 दिस ईयर। अभी अगर हम लोग दोनों लेग्स को मिला लें, ऑफकोर्स अभी 2 मैचेस होने बचे हुए हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर कि इससे बढ़िया मैच तो शायद ही कोई देखने को मिला होगा। इस साल के राउंड ऑफ 16 काफ़ी अंडरवेलमिंग रहे हैं एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस बिकॉज मैचअप्स ही इतने अच्छे नहीं थे, बट दिस वन स्पेशली द सेकेंड लेग टर्न आउट टू बी रियली गुड। थैंकफुली यहाँ पे आफ्टर डोमिनेटिंग फॉर अ वाइल, ऑल्दो आई मस्ट से कि पहले के 10-15 मिनट तक ऐसा नहीं है कि नेपोली पास नहीं आती स्कोर करने के लिए, बट बारसा वर लुकिंग वेरी कंपोज। जो वो
आई थिंक बॉर्डर लाइन थोड़ा बहुत टिकी टाका भी हमें देखने को मिला आज तो स्टार्टिंग में, एंड देन इवेंचुअली नेपोली हैड टू ओपन अप एंड एक ओपनिंग हमें मिलती है, हम एक गोल मार के देते हैं. रफीनिया लेफ्ट विंग से कट बैक करता है. वेरी नाइस टू सी कि फाइनली हैज़ द ब्रेन्स टू कट बैक एंड नॉट जस्ट ब्लाइंडली क्रॉस, जो कि हमने पहले सीजन में उसके बहुत ज़्यादा देखा था. लेवेंडोस्की, द सेकंड सरप्राइज इज लेवेंडोस्की उस चीज़ को डमी कर देता है. व्हाई डू आई से दैट इट इज़ अ सरप्राइज? बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर अगर ये सेम अटेम्प्ट लास्ट महीने हुआ होता ना, या फिर लास्ट टू लास्ट मंथ इन जनवरी ऑफ दिस ईयर, जब लेवेंडोस्की के गोल नहीं आ रहे थे, maybe or most likely out of desperation he would have tried to snatch that ball himself and then maybe score from a tight angle. The fact that he chose to dummy it, of course उसमें एक इंटेलिजेंस तो आती ही है एक टॉप टियर स्ट्राइकर की, बट आई ऑल्सो समहाउ फील कि ही इज़ नो लॉन्गर डेस्परेट टू स्कोर बिकॉज ही हैज़ बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट फ्यू गेम्स. जब वो डेस्परेशन होती है एक टॉप टियर स्ट्राइकर पे गोल मारने की, when that drought is going on, तब there is a tendency to latch on to every single ball that may not even be for you. तो उसने वो चीज़ रिकग्नाइज करी कि भाई शायद ये बॉल मेरे लिए नहीं है एज पर द वेट ऑफ द बॉल, उसको डमी करा, एंड देन पीछे से फर्मीन लोपेज इन द बॉक्स, ही कन्वर्ट्स एंड ही स्कोर्स. हाउ मेनी टाइम्स हैव वी सीन ऑलरेडी दिस सीजन? दिस इज द फर्स्ट सीजन ऑफ फर्मीन लोपेज एंड येट वी हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स कि वो बॉक्स के अंदर रन्स बनाता है एंड ही मेक्स श्योर दैट ही फिनिशेज ऑल दोज चांसेस. काइंड ऑफ व्हाट वी सॉ फ्रॉम डियोंग अंडर कोमन, ये भी हमने बहुत बार कह रखा है. अ वेरी गुड गोल, एंड मतलब आई वॉज जस्ट अबाउट टू सेलिब्रेट, मैं ट्वीट भी करने जा रहा था एंड तब तक मुझे पता चलता कि एक और गोल आ गया, एंड दिस टाइम फ्रॉम लमीन यमाल्स पास ऑन द काउंटर. बारसा दे वर ट्राइंग टू ऑफकोर्स काउंटर बनाए थे, बहुत तेज खेलने का, क्विक ट्रांजिशन का ट्राई कर रहे थे. लमीन यमाल वंस अगेन अ ग्रेट रन, स्टार्ट्स इन द राइट विंग, ड्रिफ्ट्स इनवर्ड्स, वहाँ से एक लॉन्ग थ्रू बॉल डालने की कोशिश करता है टू रफीनिया. रफीनिया रिसीव्स दैट बॉल एज वेल, तगड़ी फिनिश करता भी है, बट इट हिट्स द पोस्ट अनफॉर्चुनेटली. थैंकफुली कैंसेलो वॉज देयर फॉर द रीबाउंड, ऑल्दो आई मस्ट से वो रीबाउंड देखने में ईजी लग रहा होगा बिकॉज गोल भी थोड़ा बहुत खाली सा ही था, बट आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड फिनिश. क्रेडिट टू कैंसेलो फॉर बीइंग इन दैट राइट पोजिशन एट द राइट टाइम एंड ऑल्सो गिविंग अ गुड फिनिश, क्योंकि लेफ्ट विंग पे अगर बाल्डे होता तो आई पर्सनली वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड दिस टू हैव हैपन. वो पॉसिबली दोबारा पास कर देता किसी और को एंड देन वी वुड हैव मिस्ड अप दैट सीन. सो वो सेकेंड गोल में स्पेशली यमाल एंड देन ऑफ कोर्स कैंसेलो, इन दोनों की ब्रिलियंस काफ़ी अप्रिसिएशन डिजर्व करती है. रफीनिया ऑन द अदर हैंड ऑल्सो हैड अ वेरी गुड गेम, वील डिस्कस हाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एनालिसिस. बट कैंसेलो के उस गोल के बाद जहाँ हमें लगना चाहिए था कि हम लोग गेम अब इजीली सी ऑफ कर जाएंगे कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स वी स्टिल केप्ट मेकिंग चांसेस, बट इट वॉज नॉट सो सिंपल बिकॉज नेपोली को पता था दिस इज डू और डाई. यहाँ से अगर हम लोग हार जाएंगे तो फिर इसके बाद यूसेल में कोई कम बैक नहीं होने वाला है, फिर अगले साल तक वेट करना पड़ेगा. एंड गिवन द टर्मोइल दैट दे हैव बीन थ्रू इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, कोई बड़ी बात होती नहीं कि लोग घर पे आके हमारे चोक कर भी जाते. आई नो कई लोग बहुत ज़्यादा हाइप अप करते आ रहे हैं नेपोली को अगेंस्ट बार्सिलोना, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि बार्सिलोना खुद इतना डिग्रेड हो चुकी है. बट आई मेंटेन दिस स्टांस इन द फर्स्ट लेग एज वेल कि ऑन पेपर जैसे हमारी टीम अभी भी है, even though it is not as per our standards of 2014-2015, we still are much better than Napoli and we should be disappointed if we don't beat them. Would I have been surprised if हम हार जाते? Of course not. But हमें हराना फिर भी चाहिए ही था, वो disappointment ही होता अगर हम हार जाते तो. And so given all these considerations, Napoli did quite well and made quite a good effort to come back into the game, and it was finally rewarded जब 30th मिनट के आसपास एक बहुत ही मुझे लगता है मैं कहूँगा मेसी एस्क गोल था काफ़ी ज़्यादा. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? राइट विंग से एक रन बन रही है बॉक्स के अराउंड, वहाँ से कट बैक आता है, बॉक्स के अंदर कोई है नहीं, लेकिन इट कम्स फ्रॉम रहमानी जो कि एक वो लेट रन इन द बॉक्स बना रहा होता है ना, जो ट्रेलिंग रन बन रही होती है, एंड फर्स्ट टच पे फिर उसको स्कोर कर देता है. हाउ मेनी टाइम्स हैव वी सीन दिस कि मेसी इसको कन्वर्ट कर रहा है विद द लेट रन इन टू द बॉक्स फ्रॉम अ कट बैक फ्रॉम एल्बा फ्रॉम द लेफ्ट विंग. उसी का एकदम मिरर कॉपी था ये वाला. एंड क्वाइट फ्रैंकली सब क्रिटिसाइज यही कर सकते हो कि कोई उस लेट रन को ट्रेल करने के लिए या फिर मार्क करने के लिए कोई डिफेंडर वहाँ पे अवेलेबल क्यों नहीं था. एक बहुत ही ईजी क्रिटिसिज्म भी बनता है ये, बट आई गेट वाई नोबडी वुड हैव मार्क दैट. हमने ये बहुत बार होते हुए देखा है, एंड बार्सिलोना हैज़ बीन एट द रिसीविंग एंड, मतलब रिसीविंग एंड तो इस बार थी, एट द बेनिफिशियरी एंड ऑफ दिस एज वेल थ्रू मेसी. एंड सो आई वॉज नॉट very critical about the defenders at that point of time, to be very honest. But regardless, हम लोग देखते हैं कि वो 30th मिनट के बाद जो गोल आता भी है,
इन द लास्ट 10-15 मिनट्स बारसा वॉज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बारसा ने इस गेम में पर्टिकुलरली थ्रू टू टाइप्स ऑफ प्ले बहुत चांसेस क्रिएट करें जो कि शायद कन्वर्ट हो सकते थे. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम कॉर्नर्स, जहाँ पे हमने ऑन मल्टीपल ओकेजन्स देखा इन द फर्स्ट हाफ एंड इन द सेकेंड हाफ एज वेल कि कॉर्नर आया हुआ है, या तो फर्स्ट टाइम हेडर पे गोल कन्वर्ट नहीं हो रहा, या फिर रिबाउंड होके बॉल बॉक्स में फंस जा रही है, उसको भी हम फिनिश नहीं कर पा रहे. एंड द सेकंड इज ऑन द काउंटर्स, जैसे कि हमने वो सेकंड गोल मारा था, वैसे ही 2-3 चांसेस हमारे पास और भी लैंड करे थे. एंड आई पर्सनली थिंक दैट नेपोली शुड हैव बीन अ बिट डिसअपॉइंटेड कि वो सेकंड गोल नहीं मार पाए. एक वो हेडर का भी चांस था जहाँ पे डी लोरेंजो ने मारा हेडर एंड टर्स स्टेगन ने जस्ट सेव कर लिया था वो. बट आई थिंक बारसा शुड बी मोर डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने फर्स्ट हाफ में ही थर्ड गोल क्यों नहीं मारा. माई पर्सनल ओपिनियन. कमिंग टू द सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में बारसा के पास पोजीशन कम था बट अमाउंट ऑफ XG, द गोल स्कोर्ड, सब कुछ बहुत ज़्यादा था, शॉट्स भी ज़्यादा टेकन थे. सेकेंड हाफ के स्टार्ट वॉज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द फर्स्ट हाफ. आते ही स्टार्टिंग से ही वी सी द गेम बीइंग एब्सोल्युटली एंड टू एंड. इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज ऑल्सो कि कोई इटालियन टीम आके ऐसा एंड टू एंड गेम खेल रही है. एंड आई थिंक नेपोली से एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं हम लोग ये. बट उसके चलते हुए हमने देखा कि 60th मिनट के आसपास, बिकॉज बारसा का एब्सोल्यूट कंट्रोल इस गेम में कभी भी नहीं था, गेम बहुत ज़्यादा एंड टू एंड था. नेपोली वर जस्ट एज मच इन टू दिस फॉर स्कोरिंग एज बार्सिलोना. वी सॉ एट द 60th मिनट की सर्जी रोबेर्टो को ले आते हैं एंड ओरियल रोमेयो को ले आते हैं सब्स्टिट्यूट्स में. क्रिस्टियनसन और फर्मिन लोपेस को हटा दिया जाता है. उस टाइम पे मुझे एक ये डाउट ज़रूर आया था, आई वुड नॉट लाई, कि अगर अब यहाँ से हम लोग मैच हार गए, बिकॉज एज यू वुड नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक गोल का ही फर्क था, तो अगर नेपोली एक गोल भी मार दी होती तो हमें एक्स्ट्रा टाइम पे जाना पड़ता. एंड आज के टाइम पे बार्सिलोना एक्स्ट्रा टाइम पे कुछ भी कर सकती है, कोई भरोसा नहीं है. आई मीन इट इन अ नेगेटिव वे. अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो फिर से सारा ब्लेम चावी पर ही आता. एंड वंस अगेन आई वुड से राइटफुली सो. अभी जो क्रेडिट जाना चाहिए वो भी मोस्टली चावी को ही जाएगा, बिकॉज रोबेर्टो ने थर्ड गोल मारा. बट जस्ट इमेजिन अगर ओरियल रोमेयो, जिसने एक्चुअली में थोड़ी बहुत वैसे मदद करी भी नेपोली की, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इनके चलते हुए कहीं ना कहीं रोबेर्टो रोमेयो के चलते हुए इनके थ्रू कोई गलती हो जाती एंड बारसा हार जाती, एवरीबडी वुड हैव क्वेश्चन चावी की 60th मिनट पे सब्स्टिट्यूट करने की क्या ज़रूरत थी. आई गेट द लॉजिक, ही पॉसिबली वांटेड टू स्लो डाउन द गेम अ बिट, बट रोमेयो वाज नॉट रियली वर्किंग. एंड सो वी स्टिल सॉ हाउ the game was very much end to end. अभी भी I saw plenty of chances being created from Napoli, जो कि शायद स्कोर भी हो सकते थे. I still saw a lot of chances being created by Barcelona because Napoli तो उस टाइम पे 4-2-4 पे शिफ्ट कर चुकी थी. उनकी फॉर्मेशन जो है 4 फॉरवर्ड्स आगे थे, पीछे 4 सेंटर डिफेंडर्स थे एंड बीच में सिर्फ 2 मिडफील्डर्स. एंड सो ऑफकोर्स स्पेसेस मिलेंगी मिडफील्ड में एक्सप्लॉइट करने के लिए, डिफेंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए. बारसा के पास नेचुरली चांसेस आएंगे भी. But Napoli were not shy of trying as much as they could. And thankfully फिर after the 80th minute, गुंडोगान एक बहुत ही cunning slicing pass निकालता है through the defense. Roberto is at the receiving end. वो एक रन बनाता है and then squares it up for Lewandowski for a tap in. It just had to be Roberto. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और अब यहाँ से वो शाउट्स बनेंगे कि इज ही द मोस्ट क्लच प्लेयर दैट बारसा हैज एवर सीन. 6-1 के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था. एल क्लासिको में हमने कितनी बार देखा कि उसने ऐसा करा है. अभी भी अब यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है फाइनली. एंड मतलब मुझे लगता है कि लेट्स नॉट गेट दैट कैरीड अवे कि हम लोग ये कहने पे आ जाए कि यार रोबेर्टो ने ऐसा कर दिया, तो वो रोबेर्टो को स्टार्ट भी कराना शुरू कर दो. कैप्टन तो है ही, फर्स्ट कैप्टन है हमारा वो, ही इज़ बैक इन फॉर्म, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी दे दो. आई थिंक दैट वुड बी अ बिट रिएक्शनरी. मैं क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू फर्स्टली टू चावी कि उसने उसको सब्स्टिट्यूट करा. सेकेंडली टू हिम कि उसने अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए ही एक्टेड मैच्योरली बाय स्क्वेयरिंग अप द बॉल टू लेवेंडोस्की, बिकॉज बहुत ईजी होता है उस टाइम पे खुद ट्राई करना गोल को भी. एंड ऑफ कोर्स मेकिंग दैट गुड रन एज वेल. बट आई थिंक अ प्रेज शुड स्टॉप एट दैट. लेट्स नॉट गेट वेरी कैरिड अवे एंड से कि अब रोबेर्टो को स्टार्ट करा दो, वैसी मिडफील्डर्स की कमी है. आई थिंक वी शुड स्टिल keep our trust with the guys like Fermin Lopez, with Lamine Yamal. Of course, Yamal तो उस पोजीशन पे खेलता भी नहीं है, but you get what I mean. जो youngsters हैं जो उन्होंने अच्छा करके दिया है, let's keep our trust with those guys. Roberto will inevitably play some games in between because अभी इंजरी की इतनी ज़्यादा इश्यूज हैं हमारे पास.
बट विद दिस ऑफ कोर्स वी हैव क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल्स. यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए हमारी, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दैट. अब देखो, एक बात तो फॉर सर्टन है, सारी की सारी जो बड़ी टीम्स थी ना राउंड ऑफ 16 में, बिकॉज आप जितने भी फिक्सचर्स देख लो अपार्ट फ्रॉम इंटर एंड एटलेटिको, उसके अब अलावा देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर जगह पे, हर फिक्सचर पे एक बड़ी टीम है और एक छोटी टीम है. तो नॉट वेरी सरप्राइजिंगली हर बड़ी टीम ही क्वालिफाई कर गई है. एंड दैट मीन्स कि राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर्स जितने ही बोरिंग थे, क्वार्टर फाइनल्स उतने ही ज़्यादा टाइट और एंटरटेनिंग होने वाले हैं. बिकॉज हर क्वार्टर फाइनल के फिक्सचर में एक बड़ी टीम होगी दूसरी बड़ी टीम के अगेंस्ट. एंड नेचुरली इनमें जो टॉप टियर टीम्स हैं, इन सारी बड़ी टीमों में से भी उस टॉप टियर में बार्सा नहीं आती अभी. उसमें रियल मैड्रिड आएगी, मैन सिटी आएगी, मे बी PSG आ सकती है. यू कुड आर्ग्यू कि शायद बायर्न म्यूनिख भी आ जाए गिवन देयर सेकंड लेग परफॉर्मेंस अगेंस्ट लाज़ियो. बट बार्सा वुड बी एट द रिसीविंग एंड. जो बची हुई 4 टीमों में होंगे उसमें आएगी बार्सिलोना. एंड सो एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन एज वेल हमने ये डिस्कस किया था कि वी शुड बी एमिंग फॉर क्वार्टर फाइनल्स एटलीस्ट, बट उसके आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे कुछ पक्का भी नहीं है, कुछ फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए. आई थिंक अगर हम लोग क्वार्टर्स में बाहर होते हैं, गिवन की टीम भी मोस्ट लाइकली कोई बहुत तगड़ी टीम ही होगी, भाई डोंट बी सरप्राइज अगर बायर्न दोबारा मिल जाए हमें तो. सो आई थिंक अगर हम लोग हारते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दैट वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग एक अच्छी फाइटिंग परफॉर्मेंस दे के हारें. दैट इज ऑल दैट वी शुड बी आस्किंग फ्रॉम द टीम नाउ. जो बेयर मिनिमम था वो टीम ने करके दे दिया. इसके बाद डोंट एक्सपेक्ट टू विन. अंडरडॉग्स वाला टाइटल मत दो बार्सिलोना को. आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू विन अभी एंड मे बी विन द नेक्स्ट सीजन ऑल्सो. अभी टाइम लगेगा जीतने में UCL को. बट द फैक्ट दैट हमने इतने टाइम बाद नॉकआउट्स में दोबारा री एंट्री ली एंड अब नाउ वी आर एटलीस्ट गोइंग टू द क्वार्टर फाइनल्स, दैट कॉल्स फॉर सम सेलिब्रेशन फॉर श्योर. आई थिंक वी शुड कॉल इट ऑन दैट. आर्सेनल भी बाय चांस जीत गई पेनल्टीज पे आके. वॉज रियली होपिंग कि पोर्तो जीते एंड प्लेयर स्पॉइल स्पोर्ट. लेट्स सी कि अब आज के जो 2 मैचेस होने वाले हैं, डॉर्टमुंड का जो मैच है एंड इंटर वर्सेस एटलेटिको जो है, उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे. दैट वुड ऑल्सो बी फन टू सी. अगर बाय चांस हम लोग को से समबडी लाइक डॉर्टमुंड मिल जाए क्वार्टर फाइनल्स में, देन मे बी वी कुड थिंक अबाउट गोइंग टू द सेमीफाइनल्स एज वेल. एंड मे बी कुड आर्ग्यू कि तब हमें फिर से डिसअपॉइंटेड होना चाहिए अगर हम डॉर्टमुंड से हारते हैं तो. बट एनी अदर टीम आई थिंक वी वुड बी एट द रिसीविंग एंड. सो नाउ लेट्स फाइनली मूव ऑन टू क्रिकेट. एंड यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी सीरियस रूमर. सीरियस इन द सेंस नॉट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द रूमर बट जस्ट द टोन ऑफ इट. बिकॉज ये जो एलिगेशंस हैं उन विराट कोहली की T20 में उसका गेम अब सूट नहीं करेगा इंडिया को, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये सिर्फ इस रूमर से नहीं आ रहे. ये आ रहे हैं अफगानिस्तान वाले सीरीज से पहले से. इनफैक्ट एज सून एज द ODI वर्ल्ड कप गॉट ओवर, इफ यू रिमेंबर, उसके बाद से सब लोग ये क्वेश्चन उठा रहे थे. एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ी PR मशीनरी भी लगी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ODI वर्ल्ड कप, जो सब उसको सेल्फिश बोल रहे थे, स्लो बोल रहे थे. एंड उस टाइम पे अगर आप हमारे पॉडकास्ट देखोगे तो मैंने भी कहा उसको एट सर्टन टाइम्स कि यू शुड नॉट बी प्लेइंग फॉर योर पर्सनल माइलस्टोन. बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर स्लो और यू आर सेल्फिश, योर प्ले स्टाइल डज नॉट सूट द टीम. नॉट प्लेइंग फॉर द माइलस्टोन्स इज वन थिंग, बट उसको आप ज़बरदस्ती कोरिलेट करके बोल रहे हो कि भाई उसका गेम स्टाइल सूट नहीं करता है, वो वैसे खुद भी स्लो खेलता है, एंकर वाला रोल हमें ज़रूरत नहीं है उसके T20s में. वो थोड़ी फार फेच्ड आई वुड से कनेक्शंस बन जाते हैं विद समथिंग जस्ट एज सिंपल एज नॉट प्लेइंग फॉर द माइलस्टोन्स. कमिंग टू दिस रूमर विच इज एसेंशियली कि BCCI में कई लोग अब ऐसा मानने लग गए कि विराट कोहली को जो है हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज उनका जो गेम प्ले है, जो उनका खेलने का तरीका है, दैट विल नॉट सूट द स्लो पिचेस इन वेस्ट इंडीज़. जिनको नहीं पता है, इस बार का वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज़ और USA को होस्ट करने वाले. एंड सो इस रूमर के अकॉर्डिंग वेस्ट इंडीज़ में जो स्लो पिचेस होंगी उसमें विराट कोहली का जो खेलने का तरीका है वो इंडियन टीम को सूट नहीं करेगा. एंड इसी के चलते हुए BCCI चाहती है कि कोई ना कोई, चाहे वो अजीत अगरकर हो, चाहे वो कोई और हो सिलेक्शन कमेटी में, पैसिवली ये न्यूज़ समझा दे विराट कोहली को कि मे बी ही शुड मेक वे फॉर द यंगस्टर्स एंड खुद अब साइड हट जाए T20 से. क्या ये रूमर में कुछ सच्चाई लगती है मुझे? अगर मैं एक बहुत ही ऑनेस्टली आंसर दूं, आई थिंक इट इज ऑल पीस ऑफ क्रैप. क्यों?
क्योंकि मुझे इस रूमर में जो बातें कही गई हैं, जो रीजंस दिए गए हैं, वो लॉजिकली नहीं लग रहे। एंड बीसीसीआई वाले जो कि क्रिकेट को इतना क्लोजली फॉलो करते हैं, जो उसको रन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं क्रिकेट के, उसके अंदर के लोग जो सेलेक्टर्स हैं, जो खुद एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें हमसे ज़्यादा ज्ञान तो इतना तो बेसिक होएगा ही होएगा कि वो खुद भी समझ जाएंगे कि इस न्यूज़ रिपोर्ट में कितनी ज़्यादा बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं इन फेवर ऑफ नॉट हैविंग विराट कोहली इन द टीम। लेट मी डीकंस्ट्रक्ट ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स वन बाय वन, ठीक है? 3 पॉइंट्स लगेंगे बेसिकली। पहला पॉइंट तो ये इस आर्ग्यूमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करने में, द आर्ग्यूमेंट इज एसेंशियली कि विराट कोहली का गेम प्ले स्लो होने वाला है फॉर द स्लो पिचेस। इंडिया के जो सारे ग्रुप स्टेज के गेम्स हैं, 4 मैचेस हो रहे हैं आई थिंक, सारे के सारे यूएसए में, ठीक है? उसके बाद ऑफ कोर्स वी विल क्वालिफाई बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली पाकिस्तान के अलावा और कोई टीम है ही नहीं ग्रुप में। तो बच्चे फिर वो सुपर 8s में आएंगे, उसमें 3 मैचेस और होंगे, तो ये 7 मैचेस मान के चलो कि हमें डेफिनेटली खेलने ही खेलने। उसके बाद भगवान ने चाहा तो सेमीज में आएंगे, और उसके बाद भगवान ने चाहा तो फाइनल में भी आ जाएंगे। बट ये 7 मैचेस हम लोग खेलने वाले हैं, ये तो तुम सेफली अज्यूम कर सकते हो। उसमें से 4 मैचेस कन्फर्म्ड यूएसए में है, ठीक है? और यूएसए की जो पिचेज हैं वो या तो सुपरली बैटिंग फ्रेंडली है, जैसे कि हमने 2016 के T20 में देखा था, जब आई थिंक मायामी में मैच हुआ था एक इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में T20 का, जब KL राहुल ने 100 मारी थी। तो या तो पिचेस वैसी हैं जो बैटिंग फ्रेंडली होने वाली हैं, या तो ऐसी पिचेस हैं जो अभी तक बनी ही नहीं है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जो गेम होने वाला है न्यूयॉर्क में, उसके भी पिच बनी ही नहीं है, अभी ग्राउंड बन रहा है वहाँ का। तो जब हमें आधे से ज़्यादा मैचेस, 7 में से 4 मैचेस यूएसए में खेलने हैं, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो इस रिपोर्ट में कि वेस्ट इंडीज़ के स्लो पिचेस पे कोहली का गेम सूट नहीं करेगा? भाई वेस्ट इंडीज़ से ज़्यादा गेम तो हमें यूएसए में खेलना है, और वेस्ट इंडीज़ से कितनी स्लो पिचेस होने वाली हैं आपको कैसे पता? वर्ल्ड कप के टाइम पे पिच को कैसे प्रिपेयर करा जाएगा? वेस्ट इंडीज़ हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम एन इमेंस लैक ऑफ इंटरेस्ट इन क्रिकेट एसेंशियली इन देयर ओन कंट्री, अपने जितने भी आइलैंड जोन में। एंड सो वो खुद भी चाहेंगे भाई कि ऐसी पिचेस बने जो कि ना ही उनके सिर्फ बैट्समैन को सपोर्ट करें, बट हाई स्कोरिंग रन्स एंड हाई स्कोरिंग गेम्स भी प्रोड्यूस करके दे वर्ल्ड कप में, जिससे कि और फैंस देखने के लिए आए और इंटरेस्ट बने वहाँ पे दोबारा। बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, T20s में सबको हाई स्कोरिंग रन्स ही देखने होते हैं, लो स्कोरिंग थ्रिलर्स कोई नहीं देखना चाहता। इट इज़ अ बोनस इफ इट हैपेंस वंस इन अ वाइल, बट सब लोग देखने आते हैं रन्स के लिए, सबको चाहिए कि 200-200 रन बने हर एक मैच में। तो वेस्ट इंडीज़ खुद क्यों नहीं चाहिए कि हाई स्कोरिंग गेम्स के लिए हम लोग पिचेस बनाएं? मैं कह रहा हूँ ना भी बनाओ, तुम स्लो पिचेस ही बना दो, तो भी 7 में से 4 गेम तो यूएसए में ही होने। तो पहली बात तो जब आपको इस आर्गुमेंट में आप कह रहे हो कि स्लो पिचेस के लिए विराट कोहली सूटेड नहीं है, आधे से ज़्यादा गेम स्लो पिचेस में होने भी नहीं वाले। पॉइंट नंबर 2, विराट कोहली का जो रोल है, जो उनका खेलने का तरीका है, वो इन स्लो पिचेस पे सूट नहीं करेगा, ऐसा है इस रिपोर्ट का कहना। वंस अगेन अ वेरी डम्ब आर्ग्यूमेंट, बिकॉज आप एक पाटा विकेट जिनको नहीं पता है, पाटा विकेट का मतलब होता है वेरी बैटिंग फ्रेंडली विकेट, जहाँ पे 200-250 रन बनते हैं। वहाँ पे आप एक बार को मैं 1% को फिर भी सोच लूँ कि आपको एक एंकर की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे बैट्समैन आप अफोर्ड कर सकते हो जो कि ऑल आउट जा रहे हैं पहली बॉल से, बिकॉज बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, इतनी अच्छी विकेट है जहाँ पे एकदम शीशे की तरह बॉल आ रही है, जैसी बॉल पड़ रही है उसी ट्रैजेक्टरी में पड़ के आगे भी जा रही है, कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ही नहीं। तो बैट्समैन आंख मीच के लप्पा भी मार सकता है एंड शायद वो बैट पे आ भी जाएगी, मिस टाइम नहीं होगा शॉट। बट एक ऐसी पिच जो कि स्लो है अपेरेंटली एज पर दिस रिपोर्ट, जहाँ पे बॉल फंस के आएगी, जहाँ पे बॉल की ट्रैजेक्टरी अनप्रेडिक्टेबल होगी आफ्टर पिचिंग, वहाँ पे तो आपको इवन मोर आपको ज़रूरत है एक एंकर जैसे बैट्समैन की होने की, जो कि इनकेस अगर दूसरे एंड से हिट आउट करने के चक्कर में, हाई रन रेट मेंटेन करने के चक्कर में विकेट्स गिर जाएं, तो एटलीस्ट एक बंदा तो होल्ड करके रख सकता है। तो एंकर का रोल तो इट बिकम्स इवन मोर एसेंशियल ऑन अ स्लो पिच। तो वंस अगेन दिस स्टेटमेंट डज नॉट मेक एनी सेंस इन दिस रिपोर्ट। थर्ड पॉइंट जो कह रहे हैं अब कि विराट कोहली ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब वो T20 खेला था तो उसने 29 रन बनाए थे, एंड उसके बाद फिर एक मैच वो जल्दी आउट हो गया था, वो ठीक है, उसको मानता हूँ मैं। उस 29 रन को उस टाइम पे अगर आप याद करें तो सब बहुत तारीफ कर रहे थे कि किंग कोहली बैक इन स्टाइल एंड ही इज़ अडॉप्टेड टू द न्यू पॉलिसी ऑफ टीम इंडिया एंड T20s, एक नया अप्रोच से देखने को मिल रहा है, बहुत मज़ा आया, खुल के खेल रहा है। उसी इनिंग को आज की डेट में इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है ही स्कोर्ड जस्ट 29 रन्स। हाउ डज दिस मेक एनी सेंस? इनके खुद के कम्युनिकेशन में ही इतना बड़ा पैराडॉक्स है। डजंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर टू से कि विराट कोहली की वो 29 रन की इनिंग्स उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, लेकिन अब एकदम से घटिया हो गई है।
या तो पहले भी बेकार बोलते हैं या तो अब भी अच्छी बोलो। जो सेकंड मैच को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि 0 पे आउट हो गया, जो भी था 1 पे आउट हुआ था, तो भाई मैंने इसी पॉडकास्ट पे, इसी चैनल पर रोहित शर्मा को डिफेंड करा था जब उसके 2 0s हुए थे, एक में बेचारा रनआउट हो गया था गिल के चक्कर में, कि ज़्यादा डाउट मत करो, उसको बैक करो, जिस टाइप का प्लेयर है, जितना एक्सपीरियंस है, वी डू नीड दैट गाय, उससे बेटर ओपनर शायद ही कोई है अभी इंडिया में, उसे 100 मार के दी। ऑफकोर्स आई वुड डू द सेम फॉर विराट कोहली। भाई 1-0 आ गया तो उसका ऐसा प्लेयर अच्छा नहीं है, लेट हिम हैव सम टाइम ऑन द पिच। T20s बहुत दिनों के बाद खेल रहा था, आई एम श्योर अभी IPL में भी अच्छा करेगा। To doubt the ability of Virat Kohli in T20s out of all the Indian players is so dumb in my opinion, because T20 की हिस्ट्री का टॉप स्कोरर विराट कोहली है, T20 वर्ल्ड कप्स के आई थिंक हिस्ट्री का भी टॉप स्कोरर विराट कोहली ही है। इंडिया का तो फॉर श्योर है ही। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली के ही थे इंडिया से। जो बंदा सबसे ज़्यादा रन मार के दे रहा है, आप उसी को कह रहे हो कि भाई उसको टीम से हटा दो, वो लाइबिलिटी है हमारे लिए। डजंट मेक सेंस एट ऑल। Did not make sense to me when it was said for Rohit Sharma and he proved everybody wrong. I think and I'm sure कि विराट कोहली भी सेम चीज़ करके देगा। These stalwarts in our country, इनके साथ इतना एक्सपीरियंस है, इतनी क्वालिटी है, they don't need anybody's validation or rumors to justify their batting positions and batting style. कोहली कल को अगर बैटिंग स्टाइल चेंज करके ऑल आउट एग्रेसिव जाता भी तो वो इसलिए बिकॉज रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ विल कन्विंस हिम एंड विल टेक हिम इन द लूप कि भाई हमारी टीम का गेम प्लान ये होने वाला है, इन केस विकेट स्लो होती है तो तेरे को टिकना भी पड़ेगा। यू हैव द एबिलिटी एंड द लिबर्टी, जो कि हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा भी, हाउ विराट कोहली इन एवरी इनिंग्स बार बार वो ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करके पूछ रहा था कि क्या मुझे एक्सेलरेट करना चाहिए या आराम से खेलना चाहिए। डोंट बी सरप्राइज अगर वैसा मैं दोबारा देखने को मिले T20 वर्ल्ड कप में। टू से कि विराट कोहली इज अ लाइबिलिटी बिकॉज स्लो रन रेट होगा, ये होगा, वो होगा, भाई इंडिया में वील हैव इनफ पावर हिटर्स राइट फ्रॉम द गेट गो। जब जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे होंगे, उसके बाद कोहली के बाद स्काई आ रहा होगा, हार्दिक पांड्या आ रहा होगा, रिंकू आ रहा होगा, कि भाई इतने सारे लोग हमारे पास है उसके आगे पीछे जो कि पावर हिटिंग करते रहेंगे। एंड ऐसा नहीं कि विराट कोहली बेवकूफ़ है, उसको पावर हिटिंग तुमसे ज़्यादा अच्छी करनी आती है, 99% ऑफ प्लेयर्स से ज़्यादा अच्छी करनी आती है। तो आई थिंक ये 3 पॉइंट्स की वजह से हम लोग सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि दिस आर्गूमेंट इज टोटली बेसलेस। एक चीज़, एक फ्लिप साइड यहाँ पे ज़रूर है, विच इज़ कि विराट कोहली के आने से टीम का नुकसान क्या है। एंड ये एक बहुत ही रियलिस्टिक डिस्कशन होना चाहिए, बिकॉज वंस अगेन सिर्फ तारीफ करना, सिर्फ बुराई करना, वो एक्सट्रीम्स हैं। हमें लॉजिकली देखना है कि क्या सिचुएशन की सच्चाई इस वक्त है। सच्चाई इस वक्त ये है कि अगर विराट कोहली टीम में आएगा तो फिर वन गाय बिटवीन रिंकू एंड जायसवाल विल हैव टू सिट आउट। अब कई लोग कहेंगे ऐसा क्यों, तीनों साथ में क्यों नहीं खेल सकते? तो भाई मैंने लाइनअप भी बना दिया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आज इस टॉपिक को एकदम खत्म कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर हम लोग विराट कोहली को टीम में रखेंगे तो हाउ वुड द टीम एग्जैक्टली लुक लाइक? और ये मैं रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, इसमें तुम आइडियलिज्म मत घुसाना अपना। जो प्रैक्टिकली हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं उसी बेसिस पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। मैं ऐसा चाहता हूँ आइडियली ऐसा हो जाए, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, तुम ऐसा चाहते हो, वो हम आइडियलिज्म में फंसते रह जाएंगे। सिलेक्टर्स और टीम को वही करना है जो उन्हें करना है। तो उनकी नज़रों में, उनके जूतों में स्टेप इन करके हम जरा सोचते हैं कि क्या टीम बनेंगी आइडियली अगर विराट कोहली साथ में होगा तो, एंड क्या प्रॉब्लम्स आ रही उसके साथ। ओपनिंग ऑफ कोर्स रोहित शर्मा एंड जायसवाल करेंगे। एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक एनीबडी कैन क्वेश्चन दैट। गिल कुड बी आर रिजर्व ओपनर मे बी इन द स्क्वाड। अभी तो बहुत अनलाइकली है कि गिल स्टार्ट करेगा इन प्लेस ऑफ यशस्वी जायसवाल। रोहित बीइंग द कैप्टन, ही विल स्टार्ट एंड ही शुड स्टार्ट। एनीबडी who's questioning that once again is also very dumb in my opinion. Jaiswal and Rohit Sharma to start to open the innings. Virat Kohli will have to come in at number 3. Virat Kohli opening the innings with Rohit Sharma and Jaiswal having to sit out, I think that is very unfair for Jaiswal as well. तो ये कहना कि भाई कोहली को ओपनिंग करा दो क्योंकि तुम चाहते हो ऐसा, भाई जायसवाल ने गलत क्या करा है अभी, ये बताओ। जायसवाल ने गलत क्या करा है अभी फॉर हिम टू सेट आउट बिकॉज कोहली एंड रोहित को हमें एडजस्ट करना ऊपर। सो लॉजिकली कोहली शुड बी एट नंबर 3 डेफिनेटली। उसके बाद दुनिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव आएंगे नंबर 4 पे। नंबर 5 पे अब हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि रिंकू आता, बट रिंकू अब नहीं आ सकता यहाँ पे। क्यों? लेट्स डिस्कस फर्दर। मान लो रिंकू को ले लिया जाए, ठीक है, नंबर 5 पे रिंकू को ले लो एक सेकंड के लिए। फिर नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या आएगा। ऑफ कोर्स वंस अगेन जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या क्यों आ रहा है, भाई तुम्हें टीम की कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए। हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है। अनफेयर है, फेयर है, अब तुम रोते रहो या खुश होते रहो उसके बारे में,
फैक्ट ऑफ द मैटर इज हार्दिक पांड्या खेलेगा एंड खेलना भी चाहिए। उस जैसे बंदे के प्रोफाइल जो है, उस प्रोफाइल में हमारे पास दो ही और ऑप्शन है, शार्दुल ठाकुर और दुबे। अब इन तीनों में तुम डिसाइड कर लो तुम किस प्लेयर को ज़्यादा खिलाना चाहते हो। मेरे हिसाब से तो हार्दिक पांड्या ही खेलेगा एंड खेलना भी चाहिए बिल्कुल। नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या हो गया। नंबर 7 पे अब हमें एक विकेट कीपर तो चाहिए ही चाहिए। अब विकेट कीपर कौन होगा? विकेट कीपर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो कि हम देखेंगे। ईशान किशन तो मोस्ट लाइकली अब कंसिडर ही नहीं करा जाएगा, उसने अपने टांग पे कुल्हाड़ी मार दी, वरना ही कुड हैव वेरी इजीली मेड इट इनटू दिस टीम। ऑप्शन हमारे पास है संजू सैमसन, जितेश का ऑप्शन है, केएल राहुल का ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन ऐसे और भी होंगे हमारे पास। अभी मतलब ढूंढने पे आ जाए तो फिर बहुत सारे मिल जाएंगे, बट रियलिस्टिकली 2-3 ऑप्शन ही आते हैं हमारे पास। इसी में से कोई मोस्ट लाइकली सेलेक्ट भी होगा। नंबर 6 पे अब नंबर 8 पे अब आफ्टर दीज 7 बैट्समैन अब हमारे बॉलर्स की बारी आएगी। बॉलिंग में बुमराह ऑफ कोर्स खेलेगा, कुलदीप यादव ऑफ कोर्स खेलेगा, ठीक है। 4 स्लॉट बचे हमारे पास, 2 ये चले गए, 2 स्लॉट और बचे हैं। एक स्लॉट जाएगा जडेजा फिर अक्षर पटेल में से किसी एक को। अब एक और स्लॉट बचा, वहां पे आप मोस्ट लाइकली एक पेसर को खिलाना चाहोगे। आई थिंक सिराज शुड बी स्टार्टिंग ओवर अर्शदीप सिंह। तुम अर्शदीप सिंह को भी स्टार्ट करा लो। इन दोनों के सिलेक्शन कोहली पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उस वो डिस्कशन ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं अभी। बेसिकली बुमराह एंड 1 पेसर एंड देन कुलदीप एंड 1 बिटवीन अक्षर एंड जडेजा। बेसिकली 2 पेसर 2 स्पिनर हो गए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? कहेंगे तुम कहोगे टीम तो बन गई यार, प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें? प्रॉब्लम ये हो रही है कि पहली बात तो आप ये देखो, यहाँ पे बॉलिंग ऑप्शंस हमारे पास सिर्फ 5 हैं। 2 स्पिनर कुलदीप एंड जडेजा और अक्षर, एंड देन बुमराह 1 बिटवीन सिराज एंड अर्शदीप प्लस हार्दिक पांड्या। बेसिकली 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स। एंड आई होप स्पेशली इफ यू आर वॉचिंग दिस चैनल फॉर लॉन्ग, आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि T20s में हमें 5 बॉलर्स कभी भी नहीं खिलाने होते, एटलीस्ट 6 बॉलर्स चाहिए होते हैं एटलीस्ट। T20s में मोर और लेस मान के चलो कि हर मैच में किसी एक बॉलर का बुरा दिन तो आता ही आता है। बहुत रेयर ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पे 5 के 5 बॉलर्स का दिन बहुत अच्छा चल रहा हो। तो ऐसे में हम उस 5 बॉलर्स को देखो 4 ओवर तो कराने ही पड़ेंगे, फिर हर किसी को अपने फुल कोट ऑफ ओवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो किसी का बुरा दिन जा रहा है तो उस समय फिर भी पूरे ओवर्स कंप्लीट कराने पड़ेंगे। वी कैन नॉट रिलाई ऑन एडिशनल बॉलर जो कि उसके ओवर्स कॉम्पनसेट कर दे। तो 5 बॉलर्स तो रखना इट्स क्रिमिनल, इट्स अ डम आइडिया। सो आई थिंक नंबर 7 तक बैटिंग रखना एंड देन फिर सिर्फ 4 बॉलर्स खिला लेना, विद नंबर 8 बीइंग 1 ऑफ जडेजा एंड अक्षर पटेल। इसमें 2 चीज़ें चेक हो रही हैं। एक है हमारी बैटिंग डेप्थ, नंबर 8 तक हमारी बैटिंग हो गई, वेरी गुड। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। जैसे मैंने कहा 6 बॉलर्स एटलीस्ट होना ज़रूरी है, बॉलिंग डेप्थ होनी ज़रूरी है, सिमिलरली बैटिंग डेप्थ भी होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिर्फ नंबर 7 तक हमारी बैटिंग है तो वंस अगेन इट इज़ अ वेरी सिली आइडिया, बिकॉज टाइम एंड अगेन हम देखते आ रहे हैं जो 2 टीम्स डोमिनेट कर रही हैं इस वक्त T20s में, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, उनका कॉम्पोजिशन देखो, 11 में से 9 बैट्समैन होते हैं, 8-9 बॉलर होते हैं। दैट इज द टेम्पलेट दैट वी मस्ट हैव एंड दैट वी शुड हैव। अगर बैट्समैन सिर्फ नंबर 7 तक ही होंगे तो जो ऊपर के बैट्समैन है वो ऑल आउट नहीं खेल पाएंगे, बिकॉज उनको पता उनके पीछे की बैटिंग स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है नहीं। ये सिमिलर अप्रोच रोहित शर्मा ने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उठाया था जब उसने शार्दुल ठाकुर पे परसिस्ट किया था नंबर 8 पे ओवर मोहम्मद शामी, एंड आई गेट व्हाई ही डिड दैट। तो अगर हमें हाई स्कोरिंग रन्स चाहिए तो उसके लिए हमें बैटिंग डेप्थ भी चाहिए, जिससे हर बैट्समैन को सिक्योरिटी हो कि मैं आउट हो भी जाऊंगा तो भी मेरे पीछे बहुत बैट्समैन बचे हुए हैं अभी। तो बैटिंग डेप्थ यहाँ पे नंबर 8 तक हो जाएगी जब जडेजा अक्षर में से कोई एक आएगा। तो विराट कोहली टीम में आ जाएगा, वो भी टिक मार्क है, बट बॉलर्स कम हो गए, बॉलर सिर्फ 5 हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग बॉलर्स बढ़ा दें, रिंकू को हटाकर एक एडिशनल बॉलर ले आए, विच मीन्स कि नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या आ रहे हैं आफ्टर सूर्य कुमार यादव, फिर नंबर 6 पे मान लो कि जडेजा अक्षर में से कोई एक आ गया, नंबर 7 पे जो कीपर था वो तभी वहाँ का वहाँ ही है। फिर उसके बाद बॉलिंग जो है नंबर 8 से ही शुरू हो जाएगी, कुलदीप, बुमराह, सिराज, फिर वी कैन मे बी इवन हैव रवि बिश्नोई। तो बॉलर हमारे पास अब 6 हो गए हैं, हार्दिक पांड्या एंड मान लो जडेजा हमारे 2 ऑलराउंडर्स हो गए, प्लस 4 प्रॉपर बॉलर हमारे पास हैं। यहाँ पे हमारी बॉलिंग डेप्थ सॉर्ट हो गई, विराट कोहली अभी भी आ गया, बट 2 क्रॉस लग गए यहाँ पे, रिंकू नहीं होगा टीम के अंदर। दूसरा क्रॉस क्या है, बैटिंग अप नंबर 7 पे आके खत्म हो गई, बैटिंग डेप्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो अब आई होप कि आप इससे मतलब समझ रहे हैं कि विराट कोहली अगर टीम में होगा 2 प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होनी ही होनी है। या तो वन ऑफ बैटिंग डेप्थ एंड बॉल डेप्थ में से कोई एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज होगी हमारी, दूसरा जायसवाल और रिंकू में से किसी एक को बैठना ही पड़ेगा।
ये 2 इश्यूज अनअवॉइडेबल हैं अगर विराट कोहली टीम में खेलता है तो। क्यों ऐसा हो रहा है अगर आप पूछते हैं, क्योंकि आप नोटिस करिए हमारे जो टॉप के 5 बैट्समैन हैं, अगर हम रिंकू को इंक्लूड कर लेते हो, विच इज़ रोहित, जायसवाल, कोहली, स्काई एंड रिंकू, पांचों में से कोई भी बॉलिंग करता ही नहीं है। कोई भी और ऐसे टॉप टीम मुझे बता दो जहां पे 5 स्टार्टिंग के प्लेयर्स, विच इज ऑलमोस्ट हाफ द टीम, 11 में से 5 प्लेयर्स, कोई बॉलिंग ही नहीं कर रहा है। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, स्काई, इनमें से अगर एक भी बॉलिंग ऑप्शन होता ना तो विराट कोहली सीमलेसली इस टीम में आ जाता, बिकॉज फिर हमें बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग डेप्थ की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। बट आई थिंक रिंकू को ना खिलाने से ज़्यादा बड़ा इशू ये है मेरे लिए, रिंकू को एक बार फिर भी बैठा दो, टीम का कॉम्पोजिशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए भाई। जब मुश्किल की घड़ी आएगी तब आप क्या करोगे? तब आप ज़बरदस्ती 5 बॉलर से पूरे 4 ओवर करवाओगे, या फिर जब आपको 200 रन चेस करने होंगे तब क्या आप ये कहोगे कि भाई तुम मार कर खेल लेकिन आउट भी मत होई हो क्योंकि पीछे बैटिंग डेप्थ नहीं है? तो मतलब तुम दोनों तरफ से गला घोट रहे हो बैट्समैन का। तो आई थिंक विराट कोहली का इंक्लूजन वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ज़रूर है। बट वंस अगेन, डज दैट मीन कि विराट कोहली को स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए? आई स्टिल डिसएग्री विद दैट। इसका एक सोल्यूशन क्या हम लोग निकाल सकते हैं मिलकर? सोल्यूशन यही है कि आई थिंक रिंकू विल बी बेंच्ड। खुद चॉइस बना लो, या तो विराट कोहली खेल सकता है या तो रिंकू खेल सकता है। अगर हम ऐसा करते हैं कि दोनों को खिला रहे हैं और सिर्फ 5 ही बॉलर है टीम में, तो इससे अच्छा तो विराट कोहली को ना ही लो फिर, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सो द चॉइस इज क्वाइट फ्रैंकली बिटवीन विराट कोहली एंड रिंकू सिंह। वाई डू आई नॉट से यशस्वी जायसवाल? बिकॉज आई थिंक वी नीड दैट गाय अप टॉप। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अग्रेसिव बैट्समैन, ऐसा बंदे की हमें ज़रूरत है। फिनिश करने के लिए फिर भी जडेजा, अक्षर, हार्दिक पांड्या ये सब कर लेंगे, एक बार को मैनेज करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ओपनिंग के पावर प्ले के ओवर्स में हमें एक अच्छी स्टार्ट देना, वो हम मिस आउट करते आ रहे हैं पिछले 2-3 T20 वर्ल्ड कप से। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो विराट कोहली शुड बी प्लेइंग, ऑफकोर्स स्क्वाड में भी होगा ही होगा। मोस्ट लाइकली रिंकू विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर दैट। अगर रिंकू विकेट कीपिंग कर रहा होता ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि फिर विकेट कीपिंग का नंबर 7 पे हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर वहाँ पे एक ऑलराउंडर ला सकते थे। बट क्योंकि रिंकू सिर्फ एक बैट्समैन है, आई थिंक ही कुड पोटेंशियली बी मिसिंग आउट बिकॉज ही इज डायरेक्टली कंपीटिंग विद विराट कोहली देयर। ये बात हो गई विराट कोहली की, ठीक है। आई होप दिस रूमर हैज़ बीन पुट टू रेस्ट नाउ। क्या आपका डिसीजन होगा कंसिडरिंग ऑल दीज ओपिनियंस? सारे फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए अपनी प्लेइंग 11 बना के भी डाल सकते हो कमेंट्स में, ज़रूर शेयर करना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। नाउ लेट्स ऑफिशियली बिगिन द IPL फ्लेवर ऑन ब्रो स्पोर्ट्स। लेट्स स्टार्ट विद KKR। मेरी टीम है, ऑफकोर्स बनता है बात करना, स्टार्ट भी इसी से करेंगे, इनॉग्रेट इसी से करेंगे। इस जो सेगमेंट होगा IPL का, मैं ऑफकोर्स इस पूरे सेगमेंट को दोबारा रिपीट भी कर दूंगा इन ऑल द पॉडकास्ट गोइंग फॉरवर्ड। व्हाट डू आई मीन इज कि क्या पैरामीटर्स होने वाले हैं जिस पे हम जज करेंगे हर टीम को, हर टीम के एनालिसिस करेंगे। 6 पैरामीटर होने वाले हैं, ठीक है। पहला जो पैरामीटर होगा वहाँ पे हम लोग स्क्वाड की कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे। कितने बैट्समैन हैं, कितने विकेट कीपर है, कितने बॉलर्स हैं, कितने ऑलराउंडर्स हैं। एक डिटेल में पूरा डिस्कशन करेंगे कि कितने ऑप्शंस हैं हर एक डिपार्टमेंट में, कौन इंजरी से कौन रिप्लेस हो रहा है, वो सब भी पता चल जाएगा हमें वहाँ पर। सेकेंड जो सेगमेंट होगा वहाँ पे हम लोग इस स्क्वाड से एक प्लेइंग 11 बनाएंगे। प्लेइंग 11 प्रोबेबल होगी ऑफकोर्स, उसमें 2-3 चेंजेस तो टीम भी कर ही सकती है आगे जाके, बट इन आवर ओपिनियन जो बेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो हम इस सेगमेंट में बनाएंगे, इम्पैक्ट प्लेयर को इंक्लूड करके। एंड इस प्लेइंग 11 से बनी हुई जो स्ट्रैटेजीज हैं, क्या टीम को कैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, वो भी इसी सेगमेंट में करेंगे इन द सेकेंड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट में फिर हम लोग इस पूरी टीम की स्ट्रेंथ्स निकालेंगे, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट्स दिखे हैं पिछले सीजन से, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में। फोर्थ सेगमेंट में हम लोग आएंगे ऑन द वीकनेसेस, कि भाई इस टीम में इतना कुछ होने के बाद भी क्या कमियां हैं, क्या लूप होल्स दिख रहे हैं, किन चीज़ों को ये कवर नहीं कर पाया ऑक्शन पे, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होंगे। तो किसी ओपोनेंट को अगर देखना हो तो वो भी देख सकता है। फिफ्थ सेगमेंट होगा ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, कौन से प्लेयर्स के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या एट स्टेक है, इस सीजन में परफॉर्म करें, क्या प्रूव कर सकते हैं, सब कवर करेंगे इस सेगमेंट में। पूरा फ्रैंचाइज के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है टू कम बैक और टू रीइंस्टेट देयर ग्लोरी, ऐसे कई सारे नैरेटिव्स बनेंगे। एंड लास्टली एक प्रिडिक्शन और एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो हमें रखने चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टीम, कि रियलिस्टिकली हम कहाँ देखते हैं ना फिनिश करते हो और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हर टीम से एक्सपेक्ट करने की जीत ही जाए।
तो ये 6 पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए हम लोग हर टीम को एनालाइज करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ केकेआर नाउ. केकेआर की स्क्वाड पे आते हैं सीधा. एंड केकेआर की स्क्वाड को तो भाई मैंने अच्छे से रटा हुआ था एक टाइम पे जब ऑक्शन का हुआ था. तो नाउ आई हैव टू रीलुक बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है. स्टार्टिंग में द बैट्समैन, 5 बैट्समैन है केकेआर की स्क्वाड में. श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, नीतीश राणा, रिंकू हैं, अंगकृष्ण रघुवंशी हैं जो कि एक यंगस्टर है और आई थिंक 19 साल कुछ का, 18-19 साल का. 5 ये प्रॉपर बैट्समैन है. ठीक है. विकेट कीपर्स हमारे पास अब 3 हो गए हैं. एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है जेसन रॉय के जाने से. आई थिंक जेसन रॉय के जाने से एंड फिल सॉल्ट के आने से टीम और ऊपर ही हो गई है. एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई. विकेट कीपर्स हमारे पास के.एस. भरत, गुरबाज एंड फिल सॉल्ट हैं इस वक्त. 3 विकेट कीपर्स हैं. 4 ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास. वेंकटेश अय्यर है, आंद्रे रसल है, अनुकूल रॉय है, रथरफोर्ड है जिनको हमने ऑक्शन में लिया था, एंड रमनदीप सिंह है जिनको भी हमने ऑक्शन में लिया था. मुंबई इंडियंस के प्लेयर रह चुके हैं. वाई डू आई नॉट पुट नारायण हेयर? बिकॉज मैं रियलिस्टिकली चल रहा हूँ. मैं ज़बरदस्ती में किसी को ऑलराउंडर नहीं बनाऊंगा यहाँ पे. नारायण को आई ट्रीट एज अ बॉलर. एंड सो हमारे पास 9 बॉलर्स आते हैं यहाँ पे. वैभव अरोड़ा है, दुष्मंत चमीरा आए हैं गस एटकिंसन की जगह. आई थिंक 1 सेकेंड हमारी टीम इस और बेटर ही हो गई बिकॉज गस एटकिंसन एक प्रॉपर बॉलर नहीं था. हाँ वो बैटिंग करके दे सकता था, वो चमीरा नहीं देगा. बट स्टार्क का एक प्रॉपर फॉरेन बैकअप हमें चमीरा के अंदर मिल गया. गस एटकिंसन वो नहीं होने वाला था. तो आई थिंक वंस अगेन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. केकेआर के 2 इंग्लिश प्लेयर्स ने छोड़ा, अच्छा है छोड़ दिया, वरना बीच में छोड़ देते. एंड छोड़ा भी है तो रिप्लेसमेंट उनसे बेटर ही आ गई है. वेरी गुड फॉर गौतम गंभीर एंड केकेआर. हर्षित आना है, मुजीब है, स्टार्क है, चेतन सकारिया है, सुयश शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नारायण है. ये 9 बॉलर्स हमारे पास हो गए. ठीक है. इंजरीज और रिप्लेसमेंट्स क्या हुई वो भी हमने डिस्कस कर लिया. ये हो गया हमारा स्क्वाड कॉम्पोजिशन. लेट्स मूव ऑन टू द प्लेइंग 11 नाउ. प्लेइंग 11 यहाँ पे थोड़ी सी डाइसी शायद सब लोगों को सुनने में लगेगी. बॉस आई एम श्योर केकेआर के पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि सबके अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं. व्हाट आई थिंक बेस्ट इज हियर इट गोज. ठीक है. आई थिंक वेंकटेश अय्यर एंड फिल सॉल्ट शुड बी ओपनिंग, मस्ट बी ओपनिंग एंड दे विल बी ओपनिंग इन माई ओपिनियन. गुरबाज नहीं होना चाहिए, के.एस. भरत नहीं होना चाहिए, नीतीश राणा नहीं होना चाहिए. वेंकटेश अय्यर एंड फिल सॉल्ट से ओपनिंग कराओ. हर चीज़ के पीछे का रीजनिंग क्या अभी मैं आपको बताऊंगा. पहले प्लेइंग 11 सुन लीजिए. 1 डाउन पे श्रेयस अय्यर आएंगे डेफिनेटली. लास्ट ईयर हमने वेंकटेश अय्यर को देखा था बट श्रेयस अय्यर ओपनिंग नहीं कर सकता. एंड नंबर 4 पे आना इट विल बी टू लेट. नंबर 3 उसका पोजीशन है, लेट हिम स्टिक टू दैट, ही इज द कैप्टन. नंबर 4 पे नीतीश राणा आने चाहिए जहाँ पर वो पहले खेल भी चुके हैं. ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल बैट्समैन इन दैट सॉर्ट्स बिकॉज नंबर 3 ओपनिंग, नंबर 4, नंबर 5 हर जगह खेला हुआ उन्होंने. तो नंबर 4 वुड सूट हिम वेरी गुड. नंबर 5 पे फिर रिंकू आने चाहिए. नंबर 6 पे रसल. ये 2 हमारे पावर हिटर्स हो गए इन द मिडिल ऑर्डर एज वेल. उसके बाद नंबर 7 पे आई हैव पिक्ड रमनदीप सिंह. जिनको नहीं पता इनकी स्ट्राइक रेट कुछ 140 समथिंग कुछ की है. कुछ ओवर्स में तो 200 के ऊपर भी चले जाती है आखिर के 5-6 ओवर्स में. अ वेरी गुड पावर हिटर दैट केकेआर हैज सिवियरली लैग्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज यहाँ पे यूजुअली नारायण बैटिंग करने के लिए आते थे या फिर शार्दुल ठाकुर आ रहे थे. तो अ मेजर बूस्ट हेयर. रमनदीप सिंह शुड बी एट नंबर 7. नंबर 8 पे अब सुनील नारायण आ जाएगा which means कि although he is a bowler but you can expect a few runs from him and so this adds to our batting depth जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी. नंबर 8 पे नारायण आ रहा है मतलब आपकी बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है. इनफैक्ट नंबर 9 पे फिर आएंगे स्टार्क जो कि खुद भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं. तो इफ़ यू सी 11 में से 9 लोग ऐसे हैं जो कि अपना बैट चला सकते हैं. ग्रेट बैटिंग डेप्थ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर केकेआर आई वुड से. नंबर 10 पे ऑफकोर्स वरुण चक्रवर्ती आएंगे एंड नंबर 11 पे you have a choice between Vaibhav and Harshit. Right now, I will maybe go with Harshit because थोड़ा सा भी बेटर है डोमेस्टिक उनका रिकॉर्ड जो पिछले 5-6 मैचेस का है. वुड नॉट बी सरप्राइज अगर वैभव को भी स्टार्ट कराते हैं तो. इम्पैक्ट प्लेयर यहाँ पे हमारे होंगे डेफिनेटली सुयश शर्मा. ठीक है. अब यहाँ पे इम्पैक्ट प्ले पे एक और आई वुड से तिगड़ी भी एक यहाँ पे है. आप चाहो अगर तो एक बैट्समैन को भी लेके आ सकते हो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. वाई डू आई से दैट? अब कमाल देखो जो हमने प्लेइंग 11 बनाई है इसका. इफ़ यू नोटिस जो मैंने प्लेइंग 11 बोली है इसमें श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह और फिल सॉल्ट इन 3 लोगों को हटा दो. बाकी 8 के 8 प्लेयर बॉलिंग कर सकते हैं. वेंकटेश अय्यर बॉलिंग कर सकता है, नीतीश राणा बॉलिंग कर सकता है. एंड जो लोग मजाक उड़ाएंगे इस चीज़ का, भाई वेंकटेश अय्यर ने अभी पिछले 4-5 मैचेस में अच्छी बॉलिंग करके दी है. नीतीश राणा ने लास्ट सीजन बहुत अच्छी बॉलिंग करके दी थी IPL में. सो एवरीबडी कैन बोल एक्सेप्ट श्रेयस, रिंकू एंड फिल सॉल्ट.
8 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी हैं प्लस द इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ सुयश शर्मा, विच मीन्स आपके पास 9 बॉलर्स अवेलेबल होंगे अगर आप चाहो तो। अगर आप किसी मान लो वेंकटेश अय्यर को फिर से सब कर दिया तो भी आपके पास 8 बॉलर्स तो होंगे ही होंगे। तो अगर आपके पास इतने ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन है तो आप चाहो तो सुयश शर्मा को कुछ मैचेस में ना लाकर बैटिंग स्ट्रेंथन कर लो और डीप कर लो बैटिंग, अगर आप चेस करो स्पेशली तो आई थिंक केकेआर के पास बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये जो भी हमने इंडियन टीम के लिए डिस्कस नहीं किया पिछले सेगमेंट में कि बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग डेप्थ तो है ही नहीं वर्ल्ड कप के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा केकेआर के पास ये एक है, मैसिव इंप्रूवमेंट है ये, बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग डेप्थ, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस थैंक्स टू सो मेनी ऑलराउंडर्स। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, देयर इज अ ग्रेट मिक्स ऑफ लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड बैट्समैन। फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, रिंकू, राणा, ये सब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। श्रेयस अय्यर राइट हैंडेड बैटिंग करता है, रसल राइट हैंडेड बैटिंग करता है, रमनदीप कर सकता है। आप किसी इम्पैक्ट प्ले को लेके आते हो लाइक मनीष पांडे, वो भी कर लेगा राइट हैंडेड बैटिंग। तो देयर इज अ वेरी गुड मिक्स ऑफ पीपल हु आर लेफ्टीज एंड राइटीज। आप फील्ड को हमेशा ऑन देयर टोज रखोगे। When anybody is playing against KKR, फील्ड सेटअप्स कॉन्स्टेंटली चेंज होने पड़ेंगे एट एवरी सिंगल, बिकॉज बैट्समैन जो स्ट्राइक पे आएगा वो लेफ्टी राइटी में स्विच होता रहेगा। अनदर वेरी गुड आई थिंक एडिशन टू दिस लाइनअप इज अ गुड मिक्स ऑफ लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड बैट्समैन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देर आर टन्स ऑफ पावर हिटर्स फाइनली इन KKR, एंड माइंडलेस पावर हिटर्स नहीं, सेंसिबल पावर हिटर्स, बी इट राणा, बी इट फिल सॉल्ट, बी इट रिंकू, बी इट रसल, बी इट रमनदीप सिंह। ये सारे के सारे नोटिस हो, ये सारे सिर्फ लोअर ऑर्डर में नहीं आते हैं, टॉप ऑर्डर के भी हैं। श्रेयस अय्यर इन हिमसेल्फ हैज बिकम अ पावर हिटर भाई आज की डेट में। इतने सारे पावर हिटर्स होना, बेसिकली मैंने वेंकटेश अय्यर को छोड़ के हर किसी का नाम ले लिया इफ यू नोटिस। इतने सारे पावर हिटर्स होना टीम में हु कैन ऑल्सो प्ले द एंकर रोल लाइक राणा, लाइक श्रेयस अय्यर व्हेन नीडेड, लाइक रिंकू सिंह। इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिविटी at the cost without the cost of responsibility, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बहुत टीम्स में नहीं देखने को मिलेगा। Another massive improvement for KKR. Last point is for me, as far as the strategy is concerned, I think we have to go back to our roots, जो कि गौतम गंभीर करेंगे भी in my opinion, which is कि भाई अब आओ अपनी बॉलिंग हैवी टीम पे, विकेट्स ऐसे बनाओ जो कि लो स्कोरिंग होंगे, जहाँ पे हमारे बॉलर्स जो है वो डिफेंड करके देंगे आपको। बैट्समैन विल स्कोर एज मच एज दे वांट और एज मच एज दे कैन। हमारे पास अगर 8-9 बॉलिंग ऑप्शंस हैं लाइनअप में, इट मीन्स कि इवन अ गाय लाइक नारायण कैन हैव एन ऑफ डे एंड स्टिल वी हैव बैकअप्स फॉर हिम। बहुत बड़ी बात है ये। हमें अपनी बॉलिंग पे रिलाई करना चाहिए। देयर इज अ ग्रेट मिक्स ऑफ फास्ट बॉलर्स एंड स्पिनर्स ऑल्सो, दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अगर हम लोग एक बॉलिंग हैवी साइड बनते हैं, जो कि गौतम गंभीर के अंडर हम थे भी, फिर रिमेंबर हम उन टीम में से माना जाता था जिनकी बेस्ट इकोनॉमी रेट होती थी, जो लो से लो टारगेट भी डिफेंड कर लेते थे, 130 का टारगेट डिफेंड करते थे। अगर हम उन रूट्स पे वापस जाते हैं तो आर एक्सप्लोसिव बैटिंग इज जस्ट अ बोनस ऑन दैट। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ बैटिंग हैवी टीम जो कि घर पे भी एक अच्छी पिच बनाती है जिसपे 200 रन बने, लेट्स शिफ्ट टू अ बॉलिंग हैवी टीम। आइडेंटिटी शिफ्ट हमें ज़रूरी है यहाँ पे। अगर हम उसके साथ जाएंगे, आई थिंक प्लेऑफ्स तो आना ही चाहिए, maybe an underdog for the title as well. Let's come to the next section, which is the strengths of this team. ठीक है, क्या स्क्वाड को देख के हमें लग रहा है क्या फ़ायदे हुए हैं पहली बार से, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हमने क्रिएट करें, क्या लूप होल्स थे जिनको हमने ब्लॉक करें इस बार। द फर्स्ट वन इज, एज आई सेड, सॉल्ट एंड चमीरा, दे आर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये दो जो हमारे फॉरनर्स आए हैं एज रिप्लेसमेंट्स, दे हैव ओनली मेड आवर टीम मच बेटर। क्यों? क्योंकि अगर जेसन रॉय मान लो यहाँ पे होता तो हमें केएस भरतू खिलाना पड़ता ज़बरदस्ती, और फिर हमारी बॉलिंग और बैटिंग डेप्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती, बिकॉज रमनदीप सिंह हट जाता वहाँ से, एंड एवरीबडी एल्स वुड हैव मूव्ड डाउन द ऑर्डर, बिकॉज केएस भरत ओपनिंग करता तो मतलब अय्यर 2 डाउन आ रहा है, राणा 3 डाउन आ रहा है, सबको अपनी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं मिलती। तो फिल सॉल्ट बिकॉज वो विकेट कीपर है, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, एंड गुरबाज से बहुत बड़ा अपग्रेड भी है। गुरबाज एज अ बैकअप कीपर इज वेरी गुड, विच मीन्स नाउ वी कैन यूज हिम एज अ बैकअप कीपर एंड इट एड्स ग्रेट डेप्थ टू द स्क्वाड। अब केएस भरत को हमें एज अ बैकअप कीपर यूज करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा एडिशन है ये। सेकंड इंप्रूवमेंट इज, एज अ सेड, बैटिंग डेप्थ एंड बॉलिंग डेप्थ। अगर आपके पास 8-9 बॉलर्स एक टीम में है और 7-8-9 बैट्समैन भी एक ही टीम के अंदर ही हैं उस 11 प्लेयर में ही, तो इससे बढ़िया तो टेम्पलेट और क्या ही हो सकता है। दिस इज द इंग्लिश टेम्पलेट दैट वी ऑल हैव कम टू प्रेज इन द T20 फॉर्मेट। KKR हैज फाइनली डन दिस। दिस इज
द बिगेस्ट improvement for KKR if we oppose it to the last 2-3 seasons, जहां पे हम देखते थे कि नंबर 6 पे रसल आते थे बैटिंग करने के लिए, एंड इम्पैक्ट प्लेयर होने के बाद से हर टीम जो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन और एक एक्स्ट्रा बॉलर अफोर्ड कर सकती है, बट हम फिर भी नंबर 7 पे शार्दुल ठाकुर को लेके आते थे. नंबर 7 पे तो बिना इम्पैक्ट प्लेयर की भी एक प्रॉपर बैट्समैन हुआ करता था हर टीम में यार. ट्रेडिशनली हम इम्पैक्ट प्लेयर होने के बाद भी 7 से कम 6 बैट्समैन पे खेलते थे. तो उससे इतना बड़ा मैसिव इंप्रूवमेंट होना, जहाँ पे हमारे पास 8-9 बैट्समैन हैं. बैट्समैन ने क्या मतलब जो लोग बैट चला सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रेज वर्दी इंप्रूवमेंट एंड एडिशन है. थैंक्स टू दी ऑक्शन एंड थैंक्स टू गौतम गंभीर. एंड लास्टली व्हाट आई फील इज टॉप नॉच बैकअप्स फॉर ईच एंड एवरी स्टार. नारायण को ले लो, मुजीबुर रहमान है. रसल को ले लो, रथरफोर्ड है. रमनदीप सिंह एक इंडियन बैकअप भी कह सकते हो उसके लिए. स्टार्क को ले लो, चमीरा आ गया उसके लिए. एवरी सिंगल टॉप प्लेयर जो हमें देखने को मिल रहे हैं, सबका एक प्रॉपर बना हुआ बैकअप है, विच मीन्स कि अगर इस किसी टॉप प्लेयर को इंजरी हो भी जाती है तो एक डायरेक्ट बना बनाया रिप्लेसमेंट, फॉरेन रिप्लेसमेंट उनके लिए पड़ा हुआ है. एंड सो उसके चलते हुए कोई रिप्लेसमेंट अगर टीम में आएगा तो टीम का कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगा, टीम के रोल्स नहीं बदलेंगे. रोल फिक्स्ड है. उस पर कोई अगर बंदा इंजर्ड हो गया तो उसके पीछे बैकअप पे उसी रोल पे एक और बंदा अवेलेबल है. मनीष पांडे इज अ ग्रेट बैकअप. गुरबाज साइड इज अ ग्रेट बैकअप. इंडियन एक्सपीरियंस बैट्समैन की बात हो गई, एक्सपीरियंस फॉरेन पावर हिटर्स की बात हो गई, एक्सपीरियंस फॉरेन बॉलर्स की बात हो गई. हर जगह तो हमने बैकअप ले ही रखा है. तो आई थिंक वी हैव डन अ ग्रेट जॉब एट डिफाइनिंग द रोल्स ऑफ ईच एंड एवरी पोजिशन इन द टीम, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमने उसके बैकअप्स ले लिए. हमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें बैकअप्स के हिसाब से अपनी टीम के रोल चेंज करने पड़ जाए. बट कुछ वीकनेस ज़रूर है यहाँ पे. ऑफकोर्स नो टीम इज़ परफेक्ट. एंड सो द फर्स्ट वीकनेस इज वेंकटेश अय्यर्स पुअर फॉर्म. इफ देर इज़ वन गाय जो कि इस बैटिंग लाइनअप में अभी थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है मुझे, वो हो सकता है वेंकटेश अय्यर हो, बिकॉज ही डज नॉट रियली प्रेफर टू ओपन. सेकेंडली जो लेट ऑफ लेट फॉर्म रहा है उनका, वो भी कुछ बहुत खास नहीं रहा है पिछले 4-5 मैचेस का. द ग्रेट पार्ट इज कि बॉलिंग ही हैज़ बीन वेरी डिसेंट विद दैट, बट बैटिंग में थोड़ा सफ़र कर रहा है. एक जो मतलब वो कहूँगा आशा की किरण जो होती है ना, वो ये है कि भाई फिल सॉल्ट अगर अटैक करेगा अग्रेसिवली दूसरे एंड से तो वेंकटेश अय्यर टाइम ले सकता है, जो कि गिल के साथ नहीं ले सकता था वो पहले, विच इज़ वाई ही स्ट्रगल्ड वाइल ओपनिंग. बट स्टिल वेंकटेश अय्यर इज वन सॉफ्ट स्पॉट आई वुड से हियर. द सेकेंड वीकनेस इज वी डोंट हैव अ प्रूवन एक्सपीरियंस्ड मैच विनर इंडियन फास्ट बॉलर. रिलायंस हमारी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट पे स्टार्क पर है, वो नहीं होगा तो हमें चमीरा पे रिलाई करना पड़ेगा. इंडियन कोर हमारा बहुत तगड़ा है बैटिंग में और स्पिनिंग में. पेसर्स में अभी हम लैक कर रहे हैं उस चीज़ में. आई थिंक पेसर्स में हमारे पास वो तगड़े आई वुड से प्रूवन एक्सपीरियंस्ड मैच विनर्स नहीं है इंडियन, अगर मैं नेशनलिटी की बात करूँ तो. बट ये सब हमने बातें कर ली स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस की. अपॉर्चुनिटीज़ क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी फॉर केकेआर इज टू रीगेन देयर थ्रोन एज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन दी आईपीएल. ऑफ लेट नैरेटिव खराब हो चुका है केकेआर का, क्योंकि 10 साल से टाइटल नहीं आया, बट पीपल हैव फॉरगॉटन कि हमारे पास थर्ड मोस्ट टाइटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल हैं भाई, आफ्टर सीएसके एंड एमआई. सबसे बड़ा कमबैक ईयर ही हो सकता है केकेआर का इफ दे परफॉर्म एज पर एक्सपेक्टेशंस. अगर हम क्वालिफाई करते हैं प्लेऑफ्स के लिए, इट वुड बी अ वेरी गुड वे टू एंड दिस साइकिल एंड मूव ऑन टू द मेगा ऑक्शन नेक्स्ट ईयर. तो सबसे बड़ा तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी केकेआर के लिए एज अ ब्रांड है. सेकेंड अपॉर्चुनिटी इज फॉर श्रेयस अय्यर इन माय ओपिनियन. श्रेयस अय्यर इज दैट वन गाय. अभी बीसीआई के अगेंस्ट उसका जो भी पूरा सीन हुआ है, अगर उसको अपनी वर्थ दोबारा प्रूव करनी है, रणजी के फाइनल में भी उसने 90 कुछ मारी है, 95 समथिंग. वाइट बॉल के साथ उसका फॉर्म अच्छा ही रहा है, रेड बॉल पर स्ट्रगल कर रहा है वो. नाउ ही इज ऑल्सो द कैप्टन. इफ ही लीड्स केकेआर टू अ टाइटल और टू अ ग्रेट फिनिश एंड ऑल्सो हैज अ गुड पर्सनल सीजन एज वेल, not only will he potentially regain the contract with BCCI, maybe also knock the doors for the T20 World Cup squad as well. Who knows? कुछ भी हो सकता है. एटलीस्ट अपने को रिडीम तो कर लेगा अगर सिलेक्ट ना भी हुआ स्क्वाड के लिए तो. आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट देयर. एंड अगर मैं एक और अपॉर्चुनिटी की बात करूं, दैट इज गोइंग टू बी रसल एंड नारायण's लास्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देयर वर्थ वंस अगेन विद केकेआर. बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट ईयर जब ऑक्शन होगा, मेगा ऑक्शन होगा, सिर्फ 3-4 प्लेयर्स रिटेन होंगे. आई डोंट थिंक वी शुड रिटेन रसल एंड नारायण, एंड सो देयर इज अ बिग चांस कि वी माइट लेट देम गो एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. गौतम गंभीर कर सकते हैं ये बात.
लास्ट चांस टू सी रसल एंड नारायण परफॉर्म बिग टाइम फॉर KKR, होपफुली एंड दिस इज द टाइटल एज वेल. इन दोनों लेजेंड्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी टू फिनिश ऑन अ गुड हाई. बट लास्टली इन द लास्ट सेगमेंट, क्या एक्सपेक्टेशंस और प्रेडिक्शंस होनी चाहिए इस टीम के लिए? एक थोड़ी बोल्ड चीज़ कह रहा हूँ. आई थिंक यू शुड बी डिसअपॉइंटेड एज अ KKR फैन अगर KKR इस साल प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंचती तो. आई थिंक जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड हमें होना चाहिए अगर KKR एटलीस्ट टॉप 4 पे नहीं आती है. तो वहाँ से जो भी होता है वो बोनस है, चाहे वो एलिमिनेटर में आउट हो जाए, चाहे वो फिर सेकेंड प्लेऑफ तक जाए, चाहे फाइनल तक जाए. प्लेऑफ्स तक नहीं जाएगी तो वी शुड बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज लेट मी टेल यू, हमारा लोकी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस गया है अलॉन्ग साइड CSK and MI में भी. मुझे लगता है इस टीम में जिस टाइप की मेंटालिटी है, जिस टाइप के बैकअप्स हैं, जैसा ऑक्शन गया है, वी शुड बी मेकिंग द प्लेऑफ्स. बहुत टाइम बाद मुझे एज अ KKR फैन कहने का मौका मिल रहा है. आई एम सो हैप्पी टू से दिस. आई जेन्युइनली फील वी शुड बी मेकिंग द प्लेऑफ्स दिस सीजन. नॉट टू से कि बाकी टीम्स अच्छी नहीं है या फिर हमसे बेटर नहीं हो सकती. इट्स जस्ट दैट देर इज सम लेवल ऑफ unwavering confidence in the squad right now, especially after Gautam Gambhir's inclusion. I don't know if you recognize this or not, but एक बहुत बड़ा moral boost मिला है पूरी टीम को, पूरे franchise को. And the way that guy understands the franchise in and out, the job that he has done in the auction, there is a genuine chance कि अगर हमें कोई by chance as an outsider या फिर underdog treat कर रहा है, he will be genuinely surprised. Let's hope we live up to that expectation. मूविंग ऑन टू राजस्थान रॉयल्स नाउ. राजस्थान रॉयल्स के पहले सेगमेंट पे आते हैं, विच इज़ द स्क्वाड कॉम्पोजिशन है. 5 बैट्समैन है हमारे पास. जायसवाल होने वाले हैं, शुभम दुबे होने वाले हैं, हेटमायर होने वाला है, रियान पराग एंड रोहमन पॉवल. ये 5 बैट्समैन हमारे पास होंगे. विकेट कीपर्स हमारे पास हैं बहुत सारे यहाँ पर. बटलर है, सैमसन है, ध्रुव जुरैल है, टॉप नेम्स हमने ले लिए स्टार्टिंग की 3. कैडमोर है, कुणाल सिंह राठौर है, 5 विकेट कीपर्स भी होगा हमारे पास. ठीक है. ऑलराउंडर्स सिर्फ 3 है. द बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न सिर्फ 3 ऑलराउंडर्स होना. उसमें भी मैं अश्विन को इंक्लूड कर रहा हूँ. आइडियली मैं इंक्लूड करता नहीं इन T20s, बट राजस्थान यूजेज हिम एज एन ऑलराउंडर. बैटिंग में ऊपर भेज देती है तो उसका रोल है ही वही. अश्विन है, फेरेरा है एंड अबिद मुश्ताक है, जो कि एक बहुत ही यंग, एक आई थिंक बिहार के प्लेयर हैं. तो क्वाइट फ्रैंकली यू सी एक ही मेन ऑलराउंडर है यहाँ पे अश्विन, और वो भी ऑलराउंडर है नहीं ऐसा T20s में. अब मैसिव प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करेंगे आगे. बॉलर्स बहुत हैं, 8 बॉलर्स हैं. नांद्रे बर्गर है हमारे पास, ट्रेंट बोल्ट है, आवेश खान है, चहल है, नवदीप सैनी है, संदीप शर्मा है, एडम जैम्पा है, कुलदीप सेन है. अ लॉट ऑफ क्वालिटी है एज वेल. एक ही इंजरी हुई है प्रसिद्ध कृष्णा की, वो खेलने नहीं वाले हैं. उसका रिप्लेसमेंट अभी तक आया नहीं है. आएगा भी तो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस है बिकॉज प्लेइंग 11 मोर और लेस सेटल्ड ही है. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्लेइंग 11 एंड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टीम की. इन दिस सेकंड सेगमेंट अब हम आएंगे ओपनिंग पे. बटलर एंड जायसवाल ओपनिंग 4 शो करने वाले. मेरी बेट है, बहुत बड़ा चांस है कि दे कुड ऑल्सो टर्न आउट टू बी द बेस्ट ओपनिंग पेयर ऑफ द सीजन. बहुत ईजी चांस है इनका. 1 डाउन पे संजू सैमसन आएंगे, नो डाउट अबाउट दैट, द कैप्टन ऑफ द टीम. नंबर 4 पे रियान पराग को मैं देखना चाहता हूँ. नंबर 5 पे हेटमायर को हम लोग लेके आएंगे. नंबर 6 पे रोहमन पॉवल आएंगे. तो देयर इज अ लॉट ऑफ फायर पावर इन द मिडिल ऑर्डर ऑल्सो, यू कैन क्लियरली सी दैट. पराग हो गए, हेटमायर हो गए, पॉवल हो गए. नंबर 7 पे एज अ विकेट कीपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक यूज़ करा जाएगा. ध्रुव जुरैल. मैं टेम्प्टेड हूँ ध्रुव जुरैल को टेस्ट करने के लिए बिकॉज जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने करके दिखाई है इंडिया के साथ, अभी चांस बनता है भाई खिलाने का. अभी ही इज़ राइडिंग ऑन गुड फॉर्म, माइट एज वेल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ राजस्थान रॉयल्स. नंबर 8 पे अब हमारे पास अश्विन आएंगे. ठीक है. बैटिंग डेप्थ मान लेता हूँ यहाँ पे, नंबर 8 तक बैटिंग डेप्थ जरूर है. बट उसके बाद अगर आप देखें, आवेश खान को लेना पड़ेगा हमें, ट्रेंट बोल्ट होंगे, संदीप शर्मा होंगे. अब अगर हम लोग पे इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, डेफिनेटली एक ही नाम आएगा विच इज़ युजवेंद्र चहल, और कोई नाम आ भी नहीं सकता. बट इससे हमें क्या पता चलता है स्ट्रैटेजी के बारे में. एक जो बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आप देख रहे होंगे वो है अ क्लियर चॉइस बिटवीन बैट्समैन एंड बॉलर्स. स्पेशलाइजेशन पे हम लोग गए, जो कि हमने सोचा था कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल के आने से होगा. अभी हमने KKR को डिस्कस करा, कैसे उनके पास बैटिंग डेप्थ बहुत है, बॉलिंग डेप्थ बहुत है. यहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी. प्रॉपर बैट्समैन है या प्रॉपर बॉलर है. ऑलराउंडर के नाम पे सिर्फ एक अश्विन ही है बीच में टीम में. ऊपर के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं है, ज़बरदस्ती करानी तो करा लो. नीचे के जो बॉलर है वो ज़्यादा बैटिंग करते नहीं, ज़बरदस्ती करानी तो करा लो. प्रॉपर स्पेशलाइज टेम्पलेट पे ये लोग गए हैं. क्या ये अच्छा है या बुरा है, इसके ऊपर अभी आएंगे.
नेक्स्ट पॉइंट फॉर मी इज गोइंग टू बी, क्या राजस्थान रॉयल्स को अपने ऑल आउट इंटेंट के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, बिकॉज जिस टाइप की क्वालिटी है पेपर पे, बटलर, जायसवाल, सैमसन, रोमन पॉवेल, हिटमायर, इतनी ज़्यादा बड़े बड़े पावर हिटिंग नेम्स हैं ये कि मारने पे आ जाएंगे तो 250 भी बना देंगे. बट अगर ये कोलैप्स करना शुरू हुए तो नंबर 7 के बाद ज़्यादा बैटिंग है नहीं, जो प्रॉब्लम इंडियन टीम के साथ हो सकती है वर्ल्ड कप में. तो क्या हमें अप्रोच को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए यहाँ पे, या फिर वी शुड कंटिन्यू विद द ऑल आउट अप्रोच? बिकॉज आई एम अफ्रेड कि अगर हम लोग ऑल आउट अप्रोच के साथ जाएंगे, इवेंचुअली दोज लूप होल्स विल स्टार्ट सरफेसिंग एंड फिर से हम देख सकते हैं राजस्थान रॉयल्स को बॉटल करते हुए इन द सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट, जैसे कि पिछले साल किया था, वेयर एवरीबडी थॉट कि बहुत ईजिली ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द प्लेऑफ्स एंड येट दे कुड नॉट क्वालिफाई. मुंबई चली गई थी ऊपर. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा. इन माई ओपिनियन आई थिंक एक एंकर वाला रोल बंदे को खेलना चाहिए, विच कुड बी संजू सैमसन है, और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा करता हूँ यहाँ पे. द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी दैट देयर इज मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन 5 बॉलर्स. टीम में सिर्फ 5 ही बॉलर होंगे, एंड दिस इज व्हेन आई इंक्लूड द इम्पैक्ट प्लेयर चहल. दैट इज द प्रॉब्लम है. अश्विन, आवेश, बोल्ट एंड संदीप, ये 4 बॉलर हैं हमारे स्टार्टिंग लाइनअप में, प्लस युजवेंद्र चहल, ये 5 बॉलर हो गए. अब अगर आपको रियान पराग से ज़बरदस्ती बॉलिंग करानी है तो आप करा सकते हो 1-2 ओवर, बट जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन 5 बॉलर्स के ऊपर ही होने वाली है. ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं. सो अगर एक भी बॉलर का दिन बुरा जा रहा है, यू माइट एज वेल विल हैव टू कंटिन्यू विद दैट गाय. यू वोंट हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस. बिग प्रॉब्लम है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला ले तो इससे क्या स्ट्रैटेजी निकल के आती है? राजस्थान रॉयल्स विल इवेंचुअली हैव टू रिजॉर्ट टू आउटस्कोरिंग द ओपोनेंट्स. दे कैन नॉट आउट बोल द ओपोनेंट्स, दे हैव टू आउटस्कोर द ओपोनेंट्स. क्या मतलब है इसका? केकेआर के लिए मैंने क्या कहा, उन ओपोनेंट को आउट बोल करो, एक बॉलिंग हैवी टीम बनाओ अपनी. राजस्थान रॉयल्स के पास वो लग्जरी है ही नहीं, बिकॉज बॉलिंग ऑप्शन इतने है ही नहीं. तो आपको हमेशा दूसरी टीम से ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे. ये नहीं सोच सकते कि जितने रन हमने बनाए उससे कम पे आउट कर देंगे दूसरी टीम को. एक बैटिंग हैवी अप्रोच राजस्थान रॉयल्स को लेके चलना पड़ेगा. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस टीम फर्स्ट. ठीक है. स्ट्रेंथ्स में अगर हम लोग बात करें, द फर्स्ट स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी जस्ट द शेयर नेम्स ऑन द पेपर. जिस लेवल और क्वालिटी के प्लेयर्स हैं, अगर आप इंडिविजुअल नामों को ले लो ना शीट पे, जो 11 प्लेयर्स अभी मैंने बोले भी, अपने अपने सेगमेंट में टॉप टियर हैं वो. बटलर को ले लो, जायसवाल को ले लो, संजू सैमसन एटलीस्ट डोमेस्टिकली तो इज प्रेज लाइक दैट. रोमन पॉवेल, हिटमायर, रियान पराग हैज हैड अ ग्रेट डोमेस्टिक सीजन. अश्विन इज अ टॉप बॉलर. चहल इज अ ऑल टाइम टॉप विकेट टेकर ऑफ नॉट जस्ट इंडियन T20s बट ऑल्सो ऑफ IPL. ट्रेंट बोल्ट अ टॉप बॉलर वंस अगेन. इतने सारे टॉप क्लास नेम्स हैं टीम के अंदर कि जस्ट ऑन द नेम्स आप टेम्प्टेड हो गए बेट करना कि राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ्स के लिए. एंड आई वोंट ब्लेम इफ यू डू दैट. नेक्स्ट स्ट्रेंथ पे आते हैं. अनरियल बैटिंग पोटेंशियल यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के पास है. जितना पोटेंशियल राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग पे है ना, शायद ही कुछ 1-2 और टीम्स होगी जिनके पास इतना पोटेंशियल है. एंड पोटेंशियल का मेरा एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट क्या है बोलना, कुछ टीम्स तो हमें पता है कि एक्सप्लोर करेंगी, जो मारेंगी ही मारेंगी. बट कुछ टीम ऐसी भी होती है ना जिनमें शायद आप श्योर नहीं हो, लेकिन अगर वो चलने पे आ गए तो इतना मारेंगे ना कि आप रोते रह जाओगे. आई थिंक राजस्थान रॉयल्स वो टीम है, फॉर द सेम रीजंस दैट आई मेंशन, कि बैट्समैन साथ ही हैं तो ज़्यादा वो मतलब वो रिस्क भी लेके चलेंगे ऑल आउट जाने पे, कि अगर हम लोग ऑल आउट अप्रोच लेके गए और आउट हो गए तो बैटिंग डेप्थ है नहीं बचाने के लिए. बट अगर वो क्लिक कर गए, जस्ट लुक एट द नेम्स, बटलर और जायसवाल ही क्लिक कर जाए अगर, भाई पहले के 10 ओवर में 120 रन बना देंगे यार. 250 रन तो कहीं की भी नहीं गए 20 ओवर में. इतना बैटिंग पोटेंशियल है, इट इज अनरियल. लास्ट, टॉप टियर बैकअप्स इन फॉरेन स्लॉट्स इन माय ओपिनियन. दिस इज द थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस टीम. चाहे वो नांद्रे बर्गर की बात ले लो एज अ बैकअप फॉर अपना ट्रेंट बोल्ट, चाहे वो एडम जैम्पा की बात ले लो एज अ बैकअप फॉर वन बिटवीन अश्विन एंड चहल. द बैकअप्स आर जेन्युइनली टॉप नॉच, स्पेशली इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट. आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर कोई मेरा बॉलर इंजर्ड हो गया तो उसके पीछे बैकअप पे क्या उतना केपेबल बॉलर कोई आने वाला है कि नहीं आने वाला. नांद्रे बर्गर ने ऑफकोर्स ज़्यादा नहीं खेला है, बट वट एवर वी हैव सीन ऑफ हिम,
He has been really good and kind of suits the template that Trent Bolt also gives. So I think very good top tier backups, top names in the backup list as well. But now comes the weakness. ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं. This is hands down one of the worst lineups when it comes to batting and bowling depth. And this is where everything starts falling apart for me. अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ्स को सोचोगे ना, आप भी टेम्प्टेड हो गए ये सोचने में कि इस टीम को तो जीतना ही चाहिए यार, इतना कुछ ज़्यादा डाउट लग नहीं रहा, या फिर क्वालिफाई तो करना ही चाहिए प्लेऑफ्स के लिए, इतनी बढ़िया टीम है, इतना बढ़िया नाम है. When you look at the depth, everything starts being questioned because आप इंडिविजुअल क्वालिटी पे इतना नहीं जीत सकते. इंडिविजुअल क्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए उतना बैलेंस भी होना चाहिए टीम में. बटलर, सैमसन, जायसवाल, ये सब लोग ऑल आउट अप्रोच लेके 100 रन तो बना देंगे एक मैच में, लेकिन वो कंसिस्टेंटली उस चीज़ को तभी कर पाएंगे जब उनको पता है कि मैं आउट हो भी गया रिस्की शॉट खेलते हुए तो भी मेरे पीछे बहुत डेप्थ पड़ी है यार, तो मैं टीम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर दूंगा. बॉलर्स हर मैच में अच्छा नहीं करेंगे, कुछ मैचेस में बहुत अच्छा करेंगे, बट अगर हर मैच में अच्छा करना है या फिर 90% ऑफ द गेम्स में अच्छा करना है तो उनको इस बात का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि अगर बाय चांस मेरा मैच अच्छा ना चल रहा हो और मैं 2 ओवर में 20 रन खा गया तो मुझे अगले 2 ओवर भी फिर भी डालने पड़ेंगे बिकॉज कैप्टन के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो बैट इन डेप्थ और बॉल इन डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है. इस टीम में वन ऑफ द वर्स्ट बैट इन डेप्थ एंड वर्स्ट बॉल इन डेप्थ है. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए. T20 फॉर्मेट में आज के टाइम पे वी शुड नॉट बी हैविंग दिस प्रॉब्लम. आई थिंक राइस एंड रॉयल्स हैव मिस्ड द ट्रिक हियर. नेक्स्ट वीकनेस इज a very heavy reliance therefore on आवेश खान as a second pacer. क्योंकि बॉल इन डेप्थ नहीं होने वाली है, सिर्फ 5 बॉलर्स होंगे, मोस्ट लाइकली ज़्यादा 6, तो आवेश खान को एज अ सेकेंड पेसर हमें यूज़ करना ही पड़ेगा. आई डोंट वांट टू मेक दिस होल पॉइंट अबाउट जस्ट वन प्लेयर, डोंट वांट टू साउंड रूड हियर, बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ही हैज़ नॉट बीन अप टू द मार्क. आई डोंट थिंक इट वॉज अ गुड ट्रेड. ही इज़ नॉट वर्थ द मनी दैट ही इज़ गेटिंग एट राजस्थान रॉयल्स राइट नाउ. एज अ सेकेंड पेसर इट इज़ क्वेश्चनेबल कैसे लोग सर्वाइव करेंगे. इवन एज अ थर्ड पेसर अगर आप ले रहे हो उसको, तो अगर प्रसिद्ध कृष्णा होता है आई थिंक दैट वुड हैव स्टिल बीन अ बेटर बेट, ऑल्दो T20s में उसका भी रिकॉर्ड ऑफ लेट स्पेशली विद इंडिया हॉरेंडस रहा है. तो आई थिंक वो पेस वाले ऑप्शन में एक बहुत बड़ा लूप होल मुझे दिख रहा है वहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा रन लीक करके दे सकता है. एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लूप होल दिख रहा है, प्रॉब्लम ये है कि उस लूप होल को ब्लॉक करने के लिए ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है. ऐसा हो सकता है कि आवेश खान पिट रहा हो तब भी उसको पूरे 4 ओवर डालने पड़े. That is the problem. Next problem, in my opinion, is both Ashwin and Chahal, although top tier names on paper, absolute prime bowlers, दोनों T20 सीन से लेकिन अभी कुछ टाइम से आउट ऑफ फेवर ने, कुछ टाइम से T20 फॉर्मेट खेला ही नहीं है. तो इतना आसान नहीं होगा इन दोनों के लिए भी कि एकदम से T20 फॉर्मेट में वापस आके फ्लरिश करने लग जाओ. इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ जॉब, especially now that they both are in their mid-30s. जितनी बड़ी क्वालिटी इनकी है ऑन पेपर, शायद उतना आसान नहीं होगा इनके लिए परफॉर्म करना IPL में. कर जाए तो इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज बिकॉज लेजेंड्स हैं, बट नहीं भी करते तो भी ये भी एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सफ़र कर सकते हैं. स्पेशली अश्विन बिकॉज ही हैज़ बीन टोटली फोकस्ड ऑन रेड बॉल क्रिकेट राइट नाउ. चहल तो अभी तक खेल ही रहा इंडिया से, तो ही हैज़ ऑप्शंस ऑफ प्रैक्टिसिंग. ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा कि फिर आप क्या ज़ैम्बा पर रिलाई करोगे, फिर आप किस फॉरेन प्लेयर को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे. A major concern for me. अब आते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ पे. मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ फ्यू प्लेयर्स है. राजस्थान रॉयल्स में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ के भूखे हैं, तो उनके लिए तो गोल्डन चांस है ये. पहला नाम है रियान पराग. एक ऐसा बंदा जो इतना ट्रोल हुआ है, जो एकदम ही आउट ऑफ फेवर था, कॉन्टेक्स्ट में नहीं था इंडियन टीम के. मैसिव चांस आफ्टर हैविंग अ ग्रेट डोमेस्टिक सीजन टू मेक हिमसेल्फ नोन एंड मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर सिलेक्शंस फॉर द T20s फॉर इंडिया. क्यों? हमने देखा ही पिछले 1 साल में इंडिया इज ट्राइंग आउट अ लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स. T20 वर्ल्ड कप जब खत्म हो जाएगा उसके बाद तो I'm pretty sure कि एक फ्रेश स्लेट से स्टार्ट किया जाएगा, सारे वेटरन्स को हटा देंगे, तो एक ओपनिंग नहीं और मिलेगी टीम के अंदर, एक वॉइड मिलेगा टीम के अंदर, एक स्लॉट मिलेगा. रियान पराग क्यों नहीं चाहेगा वहाँ पर परफॉर्म करके अपना नाम पहले डालना? बहुत बड़ा चांस है. सेकेंड नाम पे आते हैं द कैप्टन संजू सैमसन. नाउ दैट ईशान किशन इज मोस्टली आउट ऑफ फेवर फॉर द T20 वर्ल्ड कप, नाउ दैट राहुल कुछ पक्का नहीं है कि वो नंबर 7 पे नंबर 6 पे आके बैटिंग कर भी पाएंगे T20s में कि नहीं, गिवन कि जितेश शर्मा का फॉर्म इतना अच्छा नहीं गया इंडिया के साथ. अ बिग अंडररेटेड शाउट फॉर द विकेट कीपिंग स्लॉट कुड बी संजू सैमसन इन द वर्ल्ड कप.
If not in the playing 11, at least as a backup. If he has a great IPL season, big chance कि वो भी शायद select हो सकते हैं वर्ल्ड कप की स्क्वाड के लिए. Next is, I think ये इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, but जायसवाल, just to put rest to any remaining doubts on who should be starting between him and Shubman Gill for the World Cup. In case गिल का बहुत ही अच्छा अभी IPL चला जाता है तो फिर वो conversation inevitably दोबारा आ जाएगी. So for जायसवाल, just to kill off those debates and make himself a sure shot starter in the T20 World Cup, great chance for this IPL. And lastly, Dhruv Jurel. अभी हमने संजू सैमसन के लिए जो बात करी, the same thing applies for Dhruv Jurel as well. टीम इंडिया से भी खेलते हुए आ रहे हैं, अच्छा खेला है, अच्छा एक वाइब बनी हुई है उसके नाम के अराउंड इन द टेस्ट मैचेस दैट वी सॉ अगेंस्ट इंग्लैंड. अगर ऐसे T20 में भी अच्छा कर देता है तो नेचुरली टीम ये सोचेगी ना, इसका हमने ऑलरेडी टेस्ट करा हुआ है, ऑलरेडी टीम के सेटअप में बैठा हुआ है, ये सबसे घुला मिला हुआ है, अभी रिसेंटली खेला भी था, तो ले लो इसको. रिसेंसी बायस तो होता ही है लोगों में. मे बी एन आउटसाइड शॉट फॉर द T20 वर्ल्ड कप एज वेल, ध्रुव जुरैल, हु नोज. तो अपॉर्चुनिटीज बहुत लोगों के पास है यहाँ पे. बट नाउ लेट्स कम टू द रियलिस्टिक प्रेडिक्शंस. एक्सपेक्टेशंस तो लोगों की ये होंगे कि ये प्लेऑफ्स में जाने चाहिए, एंड मैं ब्लेम नहीं करता, बट मेरी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये लोग शायद जस्ट मिस आउट कर जाएंगे क्वालिफाई करने से, जस्ट लाइक लास्ट ईयर. एंड इट इज नॉट टू पुट डाउन द क्वालिटी, बट आई जस्ट फील कि बाकी टीमों में वो कॉम्पोजिशन, वो बैलेंस, वो हंगर थोड़ा ज़्यादा दिखता है मुझे. क्वालिटी की कमी राजस्थान में नहीं है, बट आई जस्ट हैव अ गट फीलिंग कि दे विल बी इन दैट ब्रैकेट. उन टीम्स के साथ ये बिलोंग करेंगे जो कि जस्ट एक फाइन मार्जिन से पॉसिबली ऑन द लास्ट डे मिस आउट कर जाएंगे प्लेऑफ्स को. प्लेऑफ्स में एक्सपेक्ट तो हमें करना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, बट रियलिस्टिकली आई थिंक देयर इज अ चांस. सो डोंट बी सरप्राइज अगर वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे तो. ये बात होगी राजस्थान की. लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट टीम ऑफ द डे विच इज दिल्ली कैपिटल्स. ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स की हम लोग स्क्वाड कॉम्पोजिशन पे आते हैं. 6 बैट्समैन को खिला रहे हैं लोग. हैरी ब्रूक है, रिकी बुई है, यश धुल है, पृथ्वी शॉ है, शेन वॉर्न कह रहा हूँ भाई मैं, डेविड वार्नर है एंड स्वास्तिक चिकार है. ये 6 बैट्समैन है हमारे पास. विकेट कीपर्स पे हम बस प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, जो कि हमने ऑक्शन में देखा भी था कैसे पंत के बैकअप्स क्रिएट कर रहे थे लोग. ऋषभ पंत खुद अब आ चुके हैं, ऑफिशियली फिट हैं. पोरेल खेल रहे हैं, शाय होप खेल रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स खेल रहे हैं मुंबई से आके, एंड कुमार कुशागर जो कि बहुत एक्सपेंसिव एक यंग बाय गई थी ऑक्शन के अंदर. अगर हम लोग ऑलराउंडर्स की बात करें, 4 ऑलराउंडर्स यहाँ पे भी आते हैं. मिचेल मार्श है, अक्षर पटेल है, ललित यादव है एंड सुमित कुमार है. एंड बॉलर्स बहुत हैं भाई, 10 बॉलर्स हैं, द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द 3 टीम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. खलील अहमद है, प्रवीण दुबे हैं, कुलदीप यादव है, मुकेश कुमार है, लूंगी एंगीडी है जो कि चेन्नई से आए हुए हैं, नोरकिया है अपने जो कि वापस आ चुके हैं, विकी ओसवाल है, रसीक सलाम है, ईशांत शर्मा जिनको लोग भूल ही चुके हैं वो वापस आ गए हैं भाई, वो खेलने वाले इस साल के IPL, एंड झायर रिचर्डसन जिनको हमने रिसेंटली T20 वाले सीरीज में देखा था अगेंस्ट इंडिया. तो ये तो हो गया इनके स्क्वाड की कॉम्पोजिशन. कोई इंजरीज थैंकफुली यहाँ पे है नहीं, बहुत अच्छा है इनका कॉम्पोजिशन बना हुआ है एक टाइम से, उसी पे फिक्स्ड है ये लोग. बट क्या ये कॉम्पोजिशन बाकी लोगों का कंपैरिजन में पेल आउट तो नहीं कर जाएगा? लेट्स फाइंड दिस आउट इन द सेकंड सेगमेंट. कमिंग टू द प्लेइंग 11 एंड द स्ट्रैटेजी. ठीक है, प्लेइंग 11 माय ओपिनियन शुड बी पृथ्वी शॉ एंड डेविड वार्नर ओपनिंग. कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इसके ऊपर. आई थिंक पृथ्वी शॉ को कंटिन्यू करना चाहिए अगर उसके ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाया है तो. मिडवे थ्रू द सीजन इफ ही इज जेन्युइनली फेलिंग देन वी कैन लुक टू अदर ऑप्शंस. शॉ एंड वार्नर ओपनिंग, 1 डाउन पे मिचेल मार्श फॉर श्योर. नंबर 4 पे नाउ आई वांट टू सी ऋषभ पंत. कई लोग कहेंगे कि ऋषभ पंत को एज अ फिनिशर खिलाओ. आई डिसएग्री. आई थिंक इतने टाइम बाद वो आ रहा है. T20 का रिकॉर्ड उसका वैसे ही बहुत अच्छा है नहीं. डोंट बॉर्डर हिम विद द प्रेशर ऑफ फिनिशिंग गेम्स. It would be too much on his body. Let him play in the middle order. Let him have some time to breathe. वहाँ से escalate करने दो. Let him come back into rhythm. ऋषभ पंत at number 4. नंबर 5 पे हमारे पास चॉइस है हैरी ब्रूक और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में. पॉपुलर चॉइस इज गोइंग टू बी हैरी ब्रूक. आई विल बेट माई मनी ऑन ट्रिस्टन स्टब्स. आई थिंक ही डिड नॉट गेट टाइम इनफ इन द मुंबई इंडियंस सेटअप बिकॉज और भी बहुत तगड़े लोग थे. अगर आपने इन लोगों को साउथ अफ्रीका वाली लीग में खेलते देखा ऐसे 20 में, you would know what I mean to say. Tristan Stubbs is my underdog in this team. I think he should be getting a chance. मैं चाहता था कि KKR भी इसके पीछे जाए, बट अब चलो फिर से उल्टा गया. I'm happy. हैरी ब्रूक को अगर खिलाएंगे आई डोंट माइंड. T20 स्ट्राइक रेट भी अच्छी रही है लोअर डाउन दी ऑर्डर. जिस टाइप का फेलियर वो था लास्ट ईयर,
आई एम नॉट श्योर कितना अच्छा खेलने वाला है. I'd rather have an underdog like Tristan Stubbs in the team. But nonetheless, उसके बाद हमारे पास अगर विकेट कीपर की बात करें, वो आएंगे कुमार कुशाग्र मोस्ट लाइकली. एंड ये मैं प्रैक्टिकल रीजन दे रहा हूँ, जितना महंगा वो बेल्ट गया है, जितना नाम चल रहा है उसका, मोस्ट लाइकली वी आर गोइंग टू स्टिक टू कुमार कुशाग्र. उसके बाद अगर हम लोग एक ऑलराउंडर की बात करें नंबर 7 पे, दैट इज गोइंग टू बी अक्षर पटेल फॉर श्योर. ही कैन बैट अप द ऑर्डर एंड कुमार कुशाग्र नीचे भी आ सकते हैं. बट फिर नंबर 8 से बॉलर शुरू हो जाते हैं. फर्स्ट रेड फ्लैग, नो बैटिंग डेप्थ. कुलदीप यादव आएंगे, फिर नोरकिया आएंगे. ऑफ कोर्स आई थिंक फॉरेन पेसर्स में तो नोरकिया ही हमारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए. खलील अहमद होंगे उसके बाद, एंड मुकेश कुमार. आई थिंक ईशांत शर्मा अभी स्टार्ट नहीं करने वाले. तो हाँ, बस 3 पेसर्स हो गए, 2 स्पिनर्स हो गए, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव. एक मिचेल मार्श भी हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन है. तो इफ़ यू सी, बॉलिंग डेप्थ हमारे पास अच्छी है इस टीम में. 4-5 हमारे पास पेस ऑप्शन हो सकते हैं, 2-3 स्पिन ऑप्शन भी होंगे. क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर पे आई वुड ब्रिंग ललित एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इंस्टेड ऑफ सुमित कुमार, बिकॉज ललित यादव कैन ऑल्सो स्पिन. एंड ऑलरेडी टीम में जो हमने प्लेइंग 11 बनाई है, खलील अहमद, मुकेश कुमार, नोरकिया एंड मिचेल मार्श, 4 पेसर्स हैं. तो आई वुड रादर हैव अ स्पिनर एंड दैट वुड मीन वी विल हैव 7 बॉलिंग ऑप्शंस. बॉलिंग डेप्थ इज एब्सोल्युटली फाइन. प्रॉब्लम है बैटिंग डेप्थ में. नंबर 8 पे का कुलदीप यादव आ रहा है. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग टू मच हाइप आउट ऑफ कुलदीप यादव्स बैटिंग, बिकॉज अभी टेस्ट मैचेस में उसने 20-25-30 रन बनाए, जितनी बनाए. एज गुड एज ही वॉज इन द टेस्ट फॉर्मेट, हमने ये लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था व्हेन वी वर रिव्यूइंग द सीरीज, टेस्ट सीरीज. ही हैज बैटेड रियली वेल एज पर हिज स्टैंडर्ड्स. अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लेके चलो फॉर एन ऑलराउंडर, ही इज नोवेयर क्लोज. स्टॉप ओवर हाइपिंग समबडी एंड पुटिंग unnecessary pressure on his skill. Let him develop that. तो ही शुड बी ट्रीटेड एज अ बॉलर ओनली, एंड सो दैट मीन्स कि बैटिंग डेप्थ नहीं दिख रही इस टीम के अंदर. स्ट्रैटेजी की अगर और बातें करें हम लोग, बॉलिंग जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है इस दिल्ली की टीम का. देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट इन दिस सेटअप फ्रॉम लास्ट ईयर एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न. द प्रॉब्लम इज स्ट्रैटेजी आप अपने बॉलिंग के अराउंड तो बना सकते हो क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट जिन वेन्यूज पे आप खेलने वाले हो ना, वो स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं करने वाले. आप विशाखापट्टनम में अपने कुछ मैचेस स्टार्टिंग के खेलने वाले हो क्योंकि तब तक दिल्ली की पिच तैयार नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पे कंटिन्यूसली WPL के मैचेस चल रहे हैं अभी. जब WPL के मैचेस खत्म हो जाएंगे, दिल्ली की पिच बन जाएगी अल्टीमेटली. बहुत बड़ा चांस है कि वो भी एक वैसी पिच बने जो कि हाई स्कोरिंग हो, जैसे कि हमने वर्ल्ड कप में देखी थी. तो विशाखापट्टनम की पिच तो वैसी भी हाई स्कोरिंग मानी जाती है. दोनों स्टेडियम में अगर आप हाई स्कोरिंग पिचेस पे खेल रहे हो और आपकी बैटिंग स्ट्रांग नहीं है, तो आप एक्सप्लॉइट कैसे करोगे कंडीशंस को? बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है ये. एंड स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे अब यहाँ पे DC आई थिंक थोड़ा फंस गए इस मामले में. अगर आप प्लेइंग कंडीशंस का कॉन्टेक्स्ट लेके चलोगे तो थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है DC इन माय ओपिनियन. घर में 7 मैचेस होते हैं, आधा टूर्नामेंट घर में ही होता है आपके. एक कंसर्निंग पॉइंट लगेगा मुझे. अगर हम लोग यहां से अब चले स्ट्रेंथ्स के ऊपर, ठीक है. स्ट्रेंथ्स पे आई थिंक द फर्स्ट स्ट्रेंथ फॉर मी वुड बी द टॉप टियर बॉलर्स दैट दे हैव ऑन द बेंच. मैं जाहिर जेसन की बात कर लूँ, मैं लुंगी अंगीडी की बात कर लूँ, नोरकिया ओगल को कुछ हो भी जाए ना, वी नो वी हैव 2 टॉप बैकअप्स वेटिंग ऑन द बेंच टू स्टार्ट. ये किसी और टीम में शायद स्टार्ट कर भी लेते. जाय चिटसन हैड अ वेरी गुड सीरीज अगेंस्ट इंडिया रिसेंटली. अंगीडी को हमने देखा है CSK में अच्छा एक्सप्लॉइट होते हुए. कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद नोरकिया का अगर फॉर्म खराब चल रहा हो तो शायद इनको भी ट्राई करा जाए फॉर सम रीज़न, या फिर एक फॉरेन प्लेयर को मिडिल ऑर्डर में से बैठा के मे बी ट्राई अनदर फॉरेन पेसर इन प्लेस ऑफ समबडी बिटवीन मुकेश एंड खलील अहमद. हु नोज. नेक्स्ट आई थिंक द पॉजिटिव शुड बी हेयर ग्रेट मिडिल ऑर्डर फॉरेन डेप्थ. Why do I say that? शाय होप है हमारे पास, पॉवल हमारे पास है, ट्रिस्टन स्टब्स हमारे पास है इफ हैरी ब्रूक इज स्टार्टिंग. ये टॉप टियर पावर हिटिंग फॉरेन टैलेंट है हमारे पास, जो कि यंग है, जो कि अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है, एंड पॉसिबली शायद कुछ नाम स्टार्ट भी करते किसी और टीम में होते. तो टॉप टियर नेम्स हैं सारे मिडिल ऑर्डर में, जस्ट लाइक द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्ट्रेंथ आई वुड से इज ऋषभ पंत इन इट सेल्फ. His name is a big return to the squad. It is still a hit and miss in my opinion कि क्या वो एक्चुअली परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आ रहा है. बट वन थिंग दैट यू कैन नॉट डिनाई इज कि एक बहुत ही बड़ा मॉरल बूस्ट तो मिल गया टीम को.
जितना बड़ा बूस्ट ऋषभ पंत के आने से मिला है दिल्ली कैपिटल्स को, वो साफ साफ दिखता है इन द वर्ड्स ऑफ रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली, इवन द ब्रॉडकास्टर्स, इवन द ओनर्स, इवन द टीममेट्स, सब जानते कि ऋषभ पंत के आने से कितना बड़ा मॉरल बूस्ट हुआ है. तो अगर हम परफॉर्मेंस वाइज ना भी एक्सपेक्ट करें कुछ ऋषभ पंत से, हम ये तो जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी पूरी टीम के परफॉर्मेंस शायद थोड़े एलिवेट हो जाए बिकॉज दे फाइनली हैव ऋषभ पंत बैक इन द स्क्वाड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीकनेसेस. सबसे पहली वीकनेस है नो बैटिंग डेप्थ एट ऑल, जस्ट लाइक वी सेट फॉर राजस्थान रॉयल्स जहाँ पे नंबर 8 पे फिर भी अश्विन थे, यहाँ पे कुलदीप यादव आ रहे हैं. आई थिंक बैटिंग डेप्थ में अभी तक हमने जो 3 टीम्स डिस्कस करी हैं, वर्स्ट बैटिंग डेप्थ है. एंड द सेकेंड वीकनेस हेयर इज टू हैवी अ रिलायंस ऑन इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन बैट्समैन. मैंने अभी बात करी कैसे देयर इज सम टॉप नॉच टैलेंट as far as the middle order of foreign batsmen is concerned, foreign pacers are concerned. इंडियन जो बैटिंग कोर है उसमें कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं. पृथ्वी शॉ, यश धुल, कुमार कुशाग्र, मनीष पांडे थे, वो चले गए. ऋषभ पंत इतने टाइम बाद आ रहा है, एक एक्सपीरियंस बंदा है वो सिर्फ. तो इंडियन प्लेयर्स में अगर बैटिंग की बात करी जाए, कोई एक बड़ा नाम है ही नहीं यार. आई थिंक ये मेजर फ्लॉ है इस टीम का जो कोई कॉल आउट ही नहीं कर रहा. भाई अब कब तक रिलाय करोगे डेविड वार्नर पे, मिचेल मार्श पे? और कोई रिलायबल बंदा है इस टीम में बैटिंग वाइज? अक्षर पटेल एन ऑलराउंडर, कर दे तो अच्छा है. हैरी ब्रूक भाई रिलायबल तो बिल्कुल भी नहीं है अभी जिस तरीके से बात चल रही है. ऋषभ पंत बहुत टाइम बाद आ रहा है, कैसे रिलाय करोगे आप उसके ऊपर? पृथ्वी शॉ सबको पता ही है क्या हाल चल रहा है, बिल्कुल रिलाय नहीं कर सकते. कुमार कुशाग्र एक नया बैट्समैन है, क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो रिलाय करने के लिए मतलब सिर्फ 2 ही नाम है, वही फॉरेनर्स हैं. आई थिंक बैटिंग इज अ मेजर इशू फॉर दिल्ली कैपिटल्स. नेक्स्ट वीकनेस वुड बी द स्टेडियम्स इटसेल्फ. द स्टेडियम्स विल नॉट सपोर्ट द स्ट्रैटेजी दैट दिल्ली शुड बी हैविंग. गिवन कि हमने भी डिस्कस करा कैसे इतना सिवियर प्रॉब्लम है बैटिंग के साथ, नेचुरली दिल्ली विल मूव टुवर्ड्स बीइंग अ बॉलिंग हैवी टीम, अ बॉलिंग फर्स्ट अप्रोच. बट क्या उनके जो होम स्टेडियम्स है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा, वाइजैक एंड दिल्ली, क्या वो सपोर्ट करते हैं इस अप्रोच को? एक बहुत बड़ा मिसमैच देखने को मिलेगा वहाँ पे. या तो दिल्ली की जो पिच है फिरोजा कोटला में, वो फिर एक पुराने टाइम की तरह एक टर्नर बन जाए, स्लो टर्नर बन जाए, तो समझ में आता है. वरना देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द स्क्वाड स्ट्रेंथ्स एंड द पिच दैट इज गोइंग टू बी प्लेड ऑन एट होम. एनी अदर वीकनेस दैट आई हैव? आई थिंक नहीं, इतनी वीकनेसेस काफ़ी हैं. लेट्स मूव ऑन टू द अपॉर्चुनिटीज़ नाउ. अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी तो आती है ऋषभ पंत के लिए. हमने सैमसन की बात करी, हमने ध्रुव जुरैल की बात करी, कैसे दे हैव एन आउटसाइड चांस टू मेक इट टू द विकेट कीपिंग स्लॉट इन द इंडियन टीम फॉर द T20 वर्ल्ड कप, गिवन कि ईशान किशन अब आउट ऑफ फेवर है. शायद उनसे पहले भी नाम आ जाए ऋषभ पंत का अगर उसका IPL अच्छा जाता है तो. एंड ही हैज़ बीन ऑफिशियली क्लियर्ड एज अ विकेट कीपर बैट्समैन बाय BCCI फॉर दिस IPL. तो अगर पहले के 2-3 गेम्स में ना सही, आगे जाके विकेट कीपिंग भी करेगा ऋषभ पंत. एंड अगर ही हैज़ अ ग्रेट IPL भाई, PR और पूरी की पूरी टीम मैनेजमेंट तो उसके पीछे ऑलरेडी है ही, और फैंस पीछे पड़ी हैं कि उसको ले आओ. उसको सिर्फ एक अच्छा IPL सीजन देना ज़रूरी है, बाकी सब उसके फेवर में. अब बिग कमबैक केस फॉर ऋषभ पंत है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये. सेकेंड अपॉर्चुनिटी इज फॉर अक्षर पटेल. अभी जो हमने इंडियन टीम डिस्कस करी थी पिछले सेगमेंट में, हमने डिस्कस किया था कैसे जडेजा और अक्षर पटेल में से कोई एक ही खेलेगा. बहुत बड़ा चांस है कि अगर उनमें से जो एक बेंच होने वाला है वो शायद टीम में ही ना हो, बिकॉज आप स्पिनर में क्या बिश्नोई को रखोगे फिर, या फिर एक ऑलराउंडर को रखोगे? सोचने वाली बात है. तो अगर आपको T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड बनानी है, अक्षर पटेल के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इंडिया की तरफ से उसने T20s में रिसेंटली बहुत अच्छा करा है. बट ऑल ऑफ दैट विल गो टू वेस्ट अगर IPL अच्छा नहीं जाता है तो. स्पेशली गिवन कि टेस्ट मैचेस में भी रिसेंटली ही हैज़ बीन आउट ऑफ फेवर. कुलदीप यादव एंड जडेजा उसके ऊपर खेल रहा है, तो अभी रिसेंट नैरेटिव भी बहुत अच्छा चल नहीं रहा है. Big opportunity for Akshar Patel as well to make a case for the T20 World Cup. Next हमारे पास क्या है अपॉर्चुनिटी? एक और अपॉर्चुनिटी जो होगी वो है, and possibly this is the last opportunity for DC and for Prithvi Shaw. This is the season that either kills his career forever or opens up a whole new horizon for him, a whole new world of opportunities. Given कि रोहित शर्मा will most likely not be playing the T20 format after the upcoming World Cup. एक ओपनिंग स्लॉट खुलेगा. अगर बाय चांस पृथ्वी शॉ ने ये सीजन में आग लगा दी,
why he will be back in the scene. Maybe not immediately because Gill be है in line, but eventually he will be having a second life for sure. And on the flip side, अगर ये सीजन भी नहीं गया अच्छा, तो फॉरगेट द इंडियन टीम, कोई बड़ी बात नहीं, अगले साल मेगा ऑक्शन में वो अनसोल्ड भी जा सकता है, या फिर सोल्ड भी हो तो स्टार्ट ही ना करे किसी टीम में. DC has taken a big move by trusting Prithvi Shaw, and I'm sure he will start the lineup as well. But अगर इस बार नहीं चला, there is no coming back. सबसे ज़्यादा स्टेक्स पे कोई है तो अभी पृथ्वी शॉ का करियर दिया. Let's move on now to the expectations. कुछ लोगों को शायद एक्सपेक्टेशन हो, कुछ गिने चुने लोगों को, कि शायद DC प्लेऑफ्स में आ सकती है. आई थिंक मैक्सिमम लोग तो यही मान रहे होंगे कि प्लेऑफ्स में तो शायद नहीं ही आएंगे. तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है नहीं, बट मेरी प्रिडिक्शन क्या है पर्सनली, आई थिंक अगर मैं 3 ब्रैकेट्स में डिवाइड करूँ टीम को, एक है जो प्लेऑफ्स में जाएगी, एक है जो क्लोजली मिस कर जाएगी प्लेऑफ्स को, एंड एक है जो कंफर्टेबली मिस कर जाएगी प्लेऑफ को. आई थिंक DC कंफर्टेबली मिस करने वालों में से होने वाली है, विच मीन्स आई थिंक ये लोग 6th या फिर उससे नीचे फिनिश करेंगे. जस्ट माई गट फीलिंग. I just don't see how their batting copes up with the demands of their home ground and against better oppositions जिनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बेटर है. अगर वार्नर और मिचेल मार्श आउट हो गए, आई डोंट सी कौन बंदा है इस टीम में जो कि कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अच्छी रेट पे स्कोर करके दिखाए, अनलेस हैरी ब्रूक हैज़ अ ब्रेकआउट सीजन और मे बी पृथ्वी शॉ. ऑन पेपर अभी मुझे कोई नहीं दिख रहा ऐसा. आई थिंक बॉलिंग तो इनकी फिर भी अच्छी है. Batting is a major concern, and the lack of batting depth because they don't have a lot of all-rounders, that only adds to the misery of the batting department. Because पहले ही बैट्समैन बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है, जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो तेज़ खेल नहीं सकते अब क्योंकि पीछे बैटिंग डेप्थ नहीं है. वो आउट हो गए तो क्या होगा. काइंड ऑफ वी सॉ दिस विद वार्नर लास्ट सीजन, नो, जब उसने 500 रन बना दिए थे, विच मीन्स रन से कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब भूल ही गए सब लोग वो, बिकॉज वो बहुत स्लो स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था. Maybe this could be a reason. So I think Delhi, because of their batting, 6th या उसके नीचे finish करेगी, which means they would not be in the contention for the playoffs, not even close maybe. ज़्यादा से ज़्यादा they could maybe finish at 5th, which means they would come eventually pretty close, कि मतलब almost miss out करके playoffs से एक spot से. That would personally be a surprise for me. कुछ लोगों के लिए expectation वो होगी. I think they are comfortably missing out the IPL playoffs once again. एंड जब तक वो लोग ऑक्शन में अपनी बैटिंग की इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, होपफुली नेक्स्ट सीजन से ऐसा हो, बिकॉज अब मेगा ऑक्शन होने वाला, तो अ लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स विल बी अप फॉर ग्रैब्स इन द ऑक्शन. बट अनलेस दैट हैपन्स, आई डोंट सी देम विनिंग, आई डोंट सी देम क्वालिफाइंग ईदर. सो लेट्स सी क्या होता है. ऑन दैट नोट, लेट्स एंड टुडेज पॉडकास्ट. नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर से 3-4 टीमों को लेके आएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे. इफ़ यू हैव अ प्रेफरेंस देन कमेंट करके बताना कौन सी टीम को हम कवर करें नेक्स्ट पॉडकास्ट में, वरना फिर मंडे को तो कवर कर ही लेंगे बची टीम्स को. अगर आपको पसंद आया है वीडियो, मेक श्योर कि आप उसको लाइक भी करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड जो अगला पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए इस हमारे चैनल से, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उसको भी देखिए. और जो हमारा सेकंड चैनल है उसमें हम क्लिप्स डालते हैं इसी पॉडकास्ट से छोटी छोटी, उसको भी सब्सक्राइब करिए. Let's see you all very soon on Friday.